हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका टेस्ट नंबर 17 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके जीके एंड जीएस का। और इससे पहले हमने 17 नंबर टेस्ट का हिंदी का पेपर है वो कल सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाना है आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, फिर आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर। उसमें आपको मिल जाएगी एसआई टेस्ट सीरीज पेपर सॉल्यूशन। उस पर क्लिक करते ही आपको वहाँ पर कलाम अकेडमी के भी काफ़ी सारे टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं और उत्कर्ष क्लासेस के भी टेस्ट है वो काफ़ी सॉल्व किए हुए हैं, तो वो टेस्ट जरूर देखिएगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं टेस्ट नंबर 17 जीके एंड जीएस का पेपर सॉल्यूशन। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम के लिए है वो टेस्ट सीरीज है वो मिलने वाली है। चाहे आप एलडीसी का हो, चाहे आपका लैब असिस्टेंट हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपका एसआई का हो या फिर रीट वगैरह जो भी है, सारी टेस्ट सीरीज आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है भाई। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सारी क्लासों की पीडीएफ मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शिक्षा के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रावधान रखा था। तो इसमें 1 लाख रुपए वार्षिक प्रावधान नहीं रखा था भाई, मतलब 1 लाख रुपए रखा था, लेकिन ये अपने 1833 नहीं रखा था, ये ध्यान रखना। इसमें आएगा 1813 ईस्वी के अंदर रखा था। और 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के अनुरूप कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि बिल्कुल आपके सही है। और तीसरा दे रखा है 1855 ईस्वी में प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, और पहला कथन गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1833 ना होकर के 1813 आएगा भाई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। और इसके अलावा अगर देखा जाए आपके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1813 के अंदर ये चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। और जुलाई 1823 ईस्वी में अस्थायी गवर्नर, जिसमें आते हैं आपके एडम्स, द्वारा बंगाल में 10 सदस्यीय लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया गया था, जिसे हम कहते हैं जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और लॉर्ड मेकाले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को वितरण पत्र, जिसे मिनट्स, प्रस्तुत किया था। और बेंटिंग ने मेकाले मिनट्स को स्वीकार कर मार्च 1835 में शिक्षा नीति की घोषणा भी की थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के तहत एक वुड घोषणा पत्र भी आया था, जो कि 19 जुलाई 1854 ईस्वी को चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। और इसी वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मेघना का आटा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को हुई थी। और प्रथम कुलपति थे लॉर्ड कैनिन, जो कि गवर्नर जनरल भी थे उसमें। और लॉर्ड कैनिन है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने थे। और उपकुलपति बने थे जेम्स काल्विन, तो वो भी आपको ध्यान रखना है इसका। और एक आया था इसमें हंटर शिक्षा आयोग का भी ध्यान रखना आपको। 1882 ईस्वी के अंदर हंटर शिक्षा आयोग आया था, लॉर्ड रिपन द्वारा डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में भारत का प्रथम शिक्षा आयोग गठित किया गया था भाई। और इसी के साथ सेल्डर आयोग 1917 में आया था। और सार्जेंट योजना ये आपने 1944 ईस्वी के अंदर आई थी। तो ये सब बड़ा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, तो इसका आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है, कांग्रेस पूर्व के राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं संगठन, सामने दे रखा है स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक के बारे में दे रखा है। तो इसमें आपको पूछा है कि असुमेलित कौन सा है भाई, वो आपको इसमें बताना है कि इसमें आपके असुमेलित कथन कौन सा रहता है। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है अपने 1838 ईस्वी के अंदर, जो कि बिल्कुल सही है। और इसके संस्थापक आते हैं द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है ना। तो स्थापना 1838 और संस्थापक कौन थे भाई, तो द्वारकानाथ टैगोर थे। और इसके सदस्य आते हैं आपके राधाकांत देव, थियोडोर डिंकेस और विलियम थियोबाल्ट। और भारतीय सचिव बने थे प्रसन्न कुमार टैगोर, ये भी आपको इसमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। तो ये ऊपर वाला बिल्कुल सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में होती है। और इसके संस्थापक रहते हैं आपके राधाकांत देव नहीं है भाई, ये राधाकांत देव इस आयोग के सदस्य थे, ठीक है ना। तो इसके संस्थापक में रहते हैं आपके गाजुलू लक्ष्मी नारासू चट्टी, गाजुलू लक्ष्मी नारासू और चट्टी, तो ये नाम एक ही है, ध्यान रखना। संस्थापक थे इस मद्रास नेटिव एसोसिएशन के। और इसके जो संगठन के प्रयासों से लंदन की इंडिया रिफॉर्म सोसाइटी के अध्यक्ष HD सेमूर 1853 ईस्वी में भारत आए थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना। और इसी के तहत टॉर्चर कमीशन 1854 का इसका गठन भी किया गया था, जो कि अधिकारियों के जो अत्याचार है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये आयोग आया था आपके, टॉर्चर कमीशन 1854, जो कि इसी एसोसिएशन के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन आते हैं भाई,
गाजुलू लक्ष्मी नारासू चट्टी। ऑप्शन नंबर ये आपके दूसरा जो है ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है। तीसरा दे रखा बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है आपके 26 अगस्त 1852 को होती है और इसके संस्थापक या फिर इसके अध्यक्ष कह सकते हैं वो है आपके जगन्नाथ शंकर सेठ। और इसके अभिष्ट जो अध्यक्ष थे वो थे जमशेद जी जीजी भाई। और इसके जो आपके संयुक्त सचिव थे उसमें आते हैं भाऊदाजी विनायक राव जगन्नाथ जी। और सदस्य में देखा जाए तो बोमन जी हर्षु जी और मेकान जी लीम जी दादा भाई नौरो जी, ये 3 इसके सदस्य थे। दो इसमें सचिव थे और एक इसके अभिष्ट सदस्य और एक इसके सदस्य। फिर आता है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना होती है आपके 1875 को और इसके संस्थापक आते हैं शिशिर कुमार घोष जो कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना भी। कौन सी पत्रिका? तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष जिन्होंने इंडियन लीग की स्थापना 1875 के अंदर की गई थी। तो इसमें आपके केवल दूसरा कथन गलत है, तो इसमें आ जाएगा असुमेलित कथन केवल और केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तीसरा कथन आपको दे रखा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको और आपको इस पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। इसमें से आपको असत्य कथन का पूछा है तो वो आपको इसमें बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है 1893 ईस्वी में नासिक के चापेकर बंधुओं ने सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्टकल टू द हिंदू रिलीजन नामक संस्था की स्थापना की थी, जो कि आपके बिल्कुल सही है। 1893 के अंदर जो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर थे जो कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे, इन्हें चापेकर बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने 1893 ईस्वी के अंदर हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनी थी और इसी के अंतर्गत यह आपकी सोसाइटी फॉर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्टल टू दी हिंदू रिलीजन नामक संस्था की स्थापना भी की थी। और इन्होंने एक व्यायाम मंडल की स्थापना भी की थी जो कि 1896-97 के अंदर हुई थी और पूना के अंदर उसकी स्थापना की थी भाई। और दूसरा दे रखा है 22 जून 1897 को दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष वाल्टर चार्ल्स रेड और सीई आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। तो इसमें आपके रहता है कि जो ये इन्होंने जो सीई आर्यस्ट और ये जो वाल्टर चार्ल्स रेड थे इन दोनों की हत्या कर दी थी, बिल्कुल ये सही बात है। और अंग्रेज अधिकारी की हत्या को 1817 ईस्वी के रोलेक्ट कमीशन यानी कि शेडिसन कमीशन में भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट कहा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना भी। तो कौन कौन थे? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने इन दोनों की हत्या वो कर दी थी, ठीक है ना। और इस हत्याकांड को बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र में लिखे गए लेख को माना गया तथा तिलक पर राजद्रोह का इसमें मुकदमा भी लगा था कि इसमें तिलक का भी इसमें सहयोग था, ऐसा कुछ करके उनके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा लगा था भाई। और इन दोनों चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ब्रिटिश सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दी थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। सावरकर बंधु थे जैसे गणेश सावरकर, विनायक सावरकर, नारायण सावरकर, लेकिन इनमें से विनायक सावरकर की पुस्तक आई थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लिए इन्होंने आपके पहले ही प्रकाशित होने से पहले ही इस पर रोक लगा दी थी, ठीक है ना। और इसके शीर्षक थे आपके पीक वीक पेपर्स और स्कॉट पेपर्स के नाम से पहुंची थी भारत के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना भी। और सावरकर ने एडवर्ड 7 के राज्याभिषेक समारोह को गुलामी का उत्सव या फिर देश की जाति के प्रति द्रोह कहा गया था उस समय, ये ध्यान रखना। और लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के सक्रिय सदस्य बने थे। 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है भाई। और फिर आपको दे रखा सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस शीर्षक पीक पेपर्स और स्काउट के नाम से प्रकाशित हुई थी, ये भी बिल्कुल आपके सही है। और सावरकर उस समय सेलुलर जेल में थे लेकिन इस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था तो उनको फिर इस शीर्षक के साथ है वापस प्रकाशित करनी पड़ी थी। तो ये चारों कथन आपके बिल्कुल सही है, इसमें से कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गांधी जी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन है वो सत्य है भाई। पहला दे रखा है, महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इन्होंने 1894 के अंदर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है भाई। और दूसरा आपको दे रखा है कि गांधी जी ने खेड़ा में 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो गांधी जी ने खेड़ा जो ग्राम है वहाँ पर 3 कटिया नामक जो प्रथा थी उस समय की, उसके खिलाफ है वो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जो कि आपका ये गलत रहेगा भाई, ये इसमें सत्य कथन नहीं है भाई। तो इसका आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो गया। फिर आपको दे रखा है
कि 1915 ईस्वी में गांधी जी ने स्वयं को ब्रिटिश सरकार का सार्जेंट बताया था। तो 1915 ईस्वी के अंदर गांधी जी ने स्वयं को क्या बताया था भाई? ब्रिटिश सरकार का सार्जेंट बताया था। ये बिल्कुल सही बात है। और 1900 फिर आते हैं चंपारण किसान आंदोलन के समय बनाई गई जांच समिति का अध्यक्ष सर फ्रैंक सलाई था और महात्मा गांधी इसके सदस्य भी थे। तो चंपारण किसान आंदोलन के समय जो कमेटी बनी थी इसमें आपके गांधी जी सदस्य थे और इसके अध्यक्ष आते हैं सर फ्रैंक सलाई। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। तो तीसरा चौथा कथन सही है और पहला कथन भी सही है। दूसरा कथन इसमें आप असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपके खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ना, ये खेड़ा में जो 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, इसे कहते हैं आपके कि खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 ईस्वी के अंदर इसको किया गया था और ये खेड़ा के अंदर हुआ था। लेकिन जो 3 कटिया प्रथा हुई थी ये चंपारण आंदोलन के दौरान हुई थी 1917 ईस्वी के अंदर, जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। तो न तो ये खेड़ा में हुआ था, तो खेड़ा के अंदर तो क्या हुआ था भाई? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात के अंदर। लेकिन 3 कटिया जो प्रथा है ये होती है अपने चंपारण आंदोलन के दौरान, जो कि 1917 के अंदर। और चंपारण कहाँ पर? बिहार के अंदर स्थित है। और इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष तो थे सर फ्रैंकलाई और सदस्य थे अपने महात्मा गांधी जी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड, जी रेनी, एल.सी. आदामी। ठीक है ना। इसमें था कि भाई अवैध वसूली का जो 25% है हिस्सा किसानों को वापस देने पर सहमति बनी थी और ये फिर आंदोलन है वो बंद हुआ था। तो ये खेड़ा के अंदर नहीं होकर के चंपारण बिहार के अंदर किया गया था भाई। तो दूसरा कथन आपकी गलत है और पहला, तीसरा, चौथा कथन सही है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है और इसमें पूछा है आपको कि सत्य कथन कौन से, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि 7 वाहनों को आंध्र कहा जाता है तथा ऐतरेय ब्राह्मण में उनका उल्लेख मिलता है। तो 7 वाहनों को आंध्र कहा जाता है तथा ऐतरेय जो ब्राह्मण है में उनका उल्लेख भी मिलता है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। और यह वंश जो था सातवाहन, ये मौर्य वंशों के अधीन थे, ध्यान रखना। तो इसको आंध्र भरतीय या फिर आंध्र जातीय भी कहा जाता था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो वो रहते हैं आपके सिमुक है वो इस वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट आपको दे रखा नाना घाट का अभिलेख वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दक्षिणापथ का स्वामी बताता है। तो जो अपने नाना घाट का जो अभिलेख है ये अपने वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी जो है इनको दक्षिणापथ का स्वामी बताते हैं। तो ये कथन आपके इसमें गलत है भाई, कि नाना घाट के अंदर जो सातकर्णी प्रथम था ना उसको बताते हैं, न कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को नहीं बताते हैं। वो नाना घाट का अभिलेख है जो कि सातकर्णी प्रथम जो है ना, जो कि सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी राजा था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, उसको नाना घाट अभिलेख में दक्षिणी पथ का स्वामी कहा गया था। तो इस वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को नहीं कहा गया था, वो सातकर्णी प्रथम था भाई। और इसका नाम सांची स्तूप के द्वार पथ पर भी है। जो सातकर्णी था इसका नाम है वो सांची का स्तूप है ना मध्य प्रदेश के अंदर, इसके द्वार पथ पर भी लिखा हुआ है। तो ये कथन आपका रहेगा गलत। तीसरा दे रखा सातकर्णी प्रथम का उल्लेख सांची स्तूप के द्वार पथ पर है, बिल्कुल ये सही बात है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां बताता है। तो जो नासिक अभिलेख था इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के उपलब्धियों का वर्णन है। इसे शक शासक नहपान को हराया था। और गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था इसने शक शासक नहपान को हराया था। और नासिक अभिलेख में लिखा हुआ है कि इसने जो इसके घोड़े थे वो 3 समुद्रों का जल पीते थे। पता नहीं कितना सच्चाई है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो घोड़े थे वो 3 समुद्रों का जल पीते थे। और उपाधि थी इसकी क्षत्रिय दर्पणा मर्दन, यानी कि क्षत्रिय गौरव का नाश करने वाला। तो ये भी आपके तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो इसमें आ जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है। विजयनगर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो विजयनगर राज्य के बारे में कुछ आपको कथन दे रखे हैं, राजा और विदेशी यात्री। तो कौन से राजा के काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था ये आपको सुमेलित करके बताना है भाई। तो इसमें आपके सबसे पहले रहेगा देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के टाइम पे आए थे आपके निकोलो दी कोटी। तो निकोलो दी कोटी है ये अपने देवराय प्रथम के समय आए थे। तो इसमें रहेगा आपके पहले में आ जाएगा 4 नंबर। और ये जो देवराय प्रथम थे ये संगम राजवंश से संबंधित थे और इनके निकोलो दी कोटी शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी इसने। और 1417 ईस्वी में फिरोज शाह बहरानी को इसने हराया था, ये भी बताता है। और तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाए थे, ये भी इस देवराय प्रथम के बारे में मिलता है भाई। और फिर आते हैं कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय के समय जो आए थे उनका नाम रहता है आपके डुआर्डो बारबोसा, यानी इसमें आ जाएगा 1 नंबर। जो डुआर्डो बारबोसा है ये देवराय द्वितीय के समय आए थे और इनके पास इनका जो उपनाम मिलता है देवराय कृष्णदेवराय का, ये आपके रहता है आप इसमें विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा था, मतलब ये कृष्णदेवराय। और विदेशी यात्री इसमें आपके ये तो डोमिंगो पाइस भी आया था इसके काल में।
बारबोसा भी आया था और फादर लुई भी आए थे। यानी कि कृष्णदेवराय के समय 3 मतलब आए थे, आप ये ध्यान रखना। तो डोमिंगो पाइस और ये आपके ड्यूआर्टो बारबोसा और फादर लुई, ठीक है ना। और अष्ट दिग्गज इसके दरबारी विद्वान भी थे। तो कृष्णदेवराय था, इसके दरबार में अष्ट दिग्गज जो थे वो इसके आपके दरबारी विद्वान भी थे भाई। तो वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेवराय के, जो कि आपके तुल्लव वंश से संबंधित है। तो कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है, तो तुल्लव वंश से संबंधित है। फिर आते हैं आपके अच्युत देवराय। तो अच्युत देवराय का संबंध भी तुल्लव वंश से है और ये तिरुपति मंदिर में राज्याभिषेक हुआ था इसका। और इसके समय जो विदेशी यात्री आया था उसका नाम था फर्नाओ नूनिज, जो फ्रांसीसी था, और फर्नाओ नूनिज इसके राज्य में यात्रा की थी। तो इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। फिर देगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय आए थे अब्दुल रज़ाक। जो अब्दुल रज़ाक है ये अपने देवराय द्वितीय के समय इनके यात्रा करने के लिए राज्य में आए थे। और देवराय द्वितीय जो है ये संगम राजवंश से संबंधित थे। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय दोनों संगम राजवंश से थे। और कृष्णदेवराय और अच्युत देवराय ये दोनों अपने तुल्लव वंश से संबंधित थे। तो इसके बारे में ऐसा कुछ कहा जाता है कि जो देवराय द्वितीय थे इन्हें की मुस्लिम धनुर्धरों की सेना थी और उपनाम आता था इम्मा दिराई। तो इनका उपनाम ध्यान रखना भाई। तो देवराय द्वितीय का उपनाम क्या है, तो इम्मा दिराई। तो इसमें आपके आ जाएगा, इसमें हो गया 3 नंबर। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इसका आपके बिल्कुल सही होने वाला है। तो अगर भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आराम से क्लास को देखिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन से हैं उसका आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले दे रखा है, भक्ति आंदोलन का विकास 12 नैनार और 63 अलवार संतों ने किया था। तो जो भक्ति आंदोलन है इसका विकास 12 नैनार और 63 जो अलवार थे इन संतों के द्वारा किया गया था, जो कि आपके इसमें गलत है भाई। आपको सत्य कथन पूछा है तो पहला ही कथन आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि भक्ति जो आंदोलन था ये 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी और तमिल क्षेत्र से हुई थी, जो कर्नाटक था महाराष्ट्र में फैली हुई है, ठीक है ना। और इनका जो उत्तरी भारत और बंगाल में पहुंची थी, इस आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों ने और 63 नैनार शैव संतों ने किया था, ठीक है ना। तो 12 नैनार अपने वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का है वो प्रचार किया गया था। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन जो है इनको शैव धर्म स्वीकार करवाया था, जो कि बिल्कुल आपके सही है। शैव संत अपार ने पल्लव के राजा जो महेंद्र वर्मन थे इनको शैव धर्म स्वीकार करवाया था, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। फिर देर का समंदर और माणिक सागर संतों की रचनाएं तिरुमरई ग्रंथ में संकलित है। तो ये भी आपके सही है। समंदर और माणिक सागर जो संत थे इनकी रचनाएं तिरुमरई ग्रंथ में संकलित है। और पेरिय पुराणम पुस्तक तिरुमरई में जुड़ी हुई 12वीं पुस्तक है, जिसकी रचना चोल राजा कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में सेक्युलर ने इसकी वो निर्माण या इसका पुस्तक को लिखा था भाई। और रामानुज को वैष्णववाद का संस्थापक भी कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके आ जाएगा दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है आपको कि वस्तु और सेवा कर 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जुलाई 2016 में लागू हुआ था। तो ये कथन आपके गलत है, क्योंकि इसमें 103वां संविधान संशोधन नहीं था, इसमें 101वां संविधान संशोधन था और ये लागू होता है आपके 1 जुलाई 2017 को, न कि जुलाई 16 के अंदर। फिर दे रखा कि जीएसटी के तहत 17 विभिन्न करों और 13 उपकरों को समेकित करके एक समाहित कर बनाया गया था या कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी को 2 स्लैब संरचना में सरलीकृत किया गया, जो कर में से 5% और 12%। तो इसमें 12% ना होकर के 5% और 18% होता है भाई। तो ये आपके 12% वाला भी गलत है, तो तीसरा भी गलत हो गया। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में पान मसाला, तंबाकू, महंगी कारें, नौकाएं, एयरटेस ड्रिंक्स और निजी विमान जैसे कि लग्जरी उत्पादों पर 40% जीएसटी पर निर्धारित की गई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। 5वां दे रखा आपको कि जीएसटी सुधार 2025 को 22 सितंबर 2025 से लागू किया गया था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इनके सुधार जो है वो 22 सितंबर 2025 को लागू किए गए थे और इन सुधारों के तहत जीएसटी की 12% और 28% दरों को घटाकर 5% और 18% की दरें निर्धारित की गई थी, क्योंकि ये पहले दरें जो थी वो 12% और 28% थी, फिर कम करके 5% और 18% कर दी गई थी। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा, चौथा और 5वां कथन, तो सत्य कथन पूछा है तो भाई दूसरा, चौथा और 5वां यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन से हैं उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपको पहला दे रखा है कि यह भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता है।
तो ये भारत और यूरोपीय जो संघ है इनके मध्य मुक्त व्यापार समझौता रहता है, जो कि आपके इसमें बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि ये भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के मध्य का व्यापार समझौता है, न कि यूरोपीय संघ के मध्य। तो किसके मध्य होता है? यूरोपीय संघ ने होकर के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यानी कि जो होता है ना EFTA, इनके और भारत के मध्य मुक्त व्यापार समझौता रहता है। तो ये कथन हो गया आपके असत्य। और इसमें नेक्स्ट आपको दे रखा है, इस समझौते का मुख्य लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का निवेश करना तथा 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना। तो ये कथन बिल्कुल सही बात है। तीसरा दे रखा है, यह समझौता मार्च 2024 में हस्ताक्षरित हुआ तथा 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ था। तो ये 1 अक्टूबर 2025 को लागू होता है और 2024 मार्च के अंदर ये हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है। 4 नंबर आपको दे रखा है, इस समझौते के दायरे में दोनों पक्षों को आपसी निर्यात करने वाली सभी वस्तुओं पर 100% छूट प्रदान की गई थी। तो इसमें आपके जो 100% छूट प्रदान की गई थी, इसमें ये आपके गलत रहता भाई, क्योंकि इसमें EFTA की आधिकारिक सीमा शुल्क जो है सूची में 92.2% उपलब्ध उत्पाद प्रविष्टियाँ और भारत की 99.6 तथा भारतीय सीमा शुल्क पर 82.7% उत्पाद प्रविष्टियाँ शामिल रहती है। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि छूट रहती है, भारत को तो है 99.6 निर्यातों को, EFTA के 95.3% निर्यातों को छूट प्रदान की गई थी। तो इसमें पूरी 100% है वो नहीं थी छूट। तो ये कथन भी आपके गलत है भाई। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन कौन से है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। पहला कथन आपको दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अधिशेष धनराशि जमा करवाने तथा ऋण देने की सुविधा दी जाती है। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है। दूसरा दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के आंतरिक और बाहरी ऋणों का प्रबंधन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत के आंतरिक ऋणों और बाहरी ऋणों का, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके जो बाहरी ऋण है इनका ये प्रबंधन, बाह्य ऋणों का प्रबंधन ये नहीं करता, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और जो कि भारत सरकार द्वारा करती है, या फिर कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय करता है। तो आंतरिक जो ऋण है इनका ये RBI आपके करता है। तो इसमें ये हो जाएगा आपके गलत। तीसरा दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक जो तरलता है नियंत्रण हेतु राजकोषीय नीति का निर्माण करता है। जो RBI है ये भारतीय रिजर्व बैंक तरलता नियंत्रण हेतु राजकोषीय नीति का भी है वो निर्माण, या फिर कह सकते हैं निर्माण या प्रबंधन करता है। तो इसमें आपके ये बिल्कुल RBI के द्वारा नीति निर्माण करती है। तो ये कथन आपके इसमें गलत रहेगा, क्योंकि वही केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है। ये RBI तो करता है मौद्रिक नीति का निर्माण, ठीक है, लेकिन सरकार अगर राजकोषीय इसको मतलब तरलता को नियंत्रित करेगी तो वो राजकोषीय नीति जारी करती है, लेकिन RBI क्या करता है तो मौद्रिक नीति जारी करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, RBI तरलता नियंत्रित हेतु मौद्रिक नीति जारी करता है, और अगर सरकार केंद्र सरकार करेगी तो वो राजकोषीय नीति है जारी करेगी। तो ये कथन भी आपके गलत है भाई। 4 नंबर दे रहा है, नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा आदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता नियंत्रण हेतु दिए गए मात्रात्मक उपाय थे। तो ये भी आपके बिल्कुल सही बात है, मात्रात्मक उपाय रहते हैं इसके अंदर आपके, एक तो रेपो दर या फिर स्थायी जमा सुविधा और या फिर नकद आरक्षित अनुपात। तो ये सब आपके इसमें मात्रात्मक उपाय रहते हैं। और इसके अलावा भी रहते जैसे बैंक दर भी आपके इसमें मात्रात्मक उपाय है, रिवर्स रेपो रेट हो गई, सीमांत स्थायी सुविधा हो गई, स्थायी जमा सुविधा हो गई, खुला बाजार प्रचलन हो गया। तो ये सभी है वो इसमें मात्रात्मक उपाय रहते हैं RBI के, ठीक है। और एक होता है इसमें गुणात्मक उपाय। जैसे गुणात्मक उपाय में कौन कौन आते हैं, तो इसमें रहता है आपके सीमांत आवश्यकता, क्रेडिट राशनिंग, नैतिक दबाव, उपभोक्ता ऋण या फिर साख नियमन या प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो ये सभी इसके अंदर आपके गुणात्मक उपाय रहते हैं भाई। तो ये कथन भी आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, नैनो कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नैनो कप के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन से हैं उसका चयन करके नीचे दिए गए कोट में से आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है, नैनो कप का निर्माण एक चरण वाली कोलाइड संश्लेषण विधि के तहत नैनो कणों की अद्वितीय सेल संरचना से होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। फिर दे रखा है, इस रचना का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, टाटा मेमोरियल सेंटर के एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर तथा IIT बॉम्बे ने मिलकर किया था। बिल्कुल सही बात है, तीनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया था। तीसरा दे रखा है, ये नैनो कप आंशिक रूप से पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि PEG से लेपित होते हैं, जो कि फोटोथर्मल थेरेपी की सहायता से कैंसर का उपचार करने में सहायक होते हैं। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, CAS9 प्रोटीन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो CAS जो 9 प्रोटीन है इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपके सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई।
तो इसमें पहला कथन दे रखा है, ये आनुवांशिकत रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ है, जो कि आप कह सकते हैं। यह एक जीन है जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, तो ये भी आप कह सकते हैं। यह लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त होने वाली आणविक कैंची होती है, तो ये आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल सही रहने वाला भी। और 4 नंबर दे रखा है, ये रोगियों के रोगजनकों की ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक भी है, तो ये भी कथन आपके इसमें हो जाएगा सत्य है। सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट प्रक्रिया के संदर्भ में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा, सबसे पहले दे रखा है, यह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF की मदद से गर्भधारण हेतु उपयोग की जाने वाली तकनीक होती है, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। इस विधि से 3 पेरेंट बेबी का जन्म संभव है। 3 पेरेंट जो बेबी है इसका जन्म इस विधि की सहायता से आप आराम से कर सकते हैं, तो ये भी आपके सत्य कथन है अभी। और तीसरा आपको दे रखा है कि यह तकनीक माइटोकॉन्ड्रियल रोग के माता पिता से बच्चे में हस्तांतरित होने से रोकती है। जो माइटोकॉन्ड्रियल रोग होते हैं वो माता पिता से बच्चे में हस्तांतरित होने से ये विधि या उस रोग को भी रोकती है, तो ये भी कथन आपके सही है। तो इसमें आ जाएगा आपके उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, एथेनॉल के संदर्भ में असत्य कथन है। तो एथेनॉल के बारे में कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके बताना है। पहला कथन दे रखा है, यह कक्ष या कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो एथेनॉल कभी भी कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में तो नहीं पाया जाता भाई, तो ये पहला ही कथन हो गया आपके असत्य। एथेनॉल का उपयोग टीचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है, बिल्कुल सही है। एथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है, तो एथेनॉल जो है ये एक बहुत ही अच्छा विलायक होता है, तो ये कथन भी सत्य है। एथेनॉल पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल देता है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन से अगर क्रिया होगी तो ये उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल है देता है, तो असत्य कथन पूछा है, तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो फॉर्मूला होता है एथेनॉल का वो रहता है आपके CH3CH2OH, ठीक है ना। CH3CH2OH जो है ये आपके एथेनॉल का फॉर्मूला रहता है, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है भाई। और ये आपके इसमें तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर कर देता है, ये इस प्रकार का रहता है अल्कोहल एथेनॉल, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जो मेथनॉल होता है ना उसमें यकृत के अंदर ये ऑक्सीकृत होकर के मेथेनॉल मेथेनेल बना देता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर, कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है और एनालॉग कंप्यूटर हेतु सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इन कंप्यूटरों के संकेत जो है वो सतत रूप से होते हैं, तो ये भी आपके बिल्कुल सही बात है। जैसे होता है ना भाई, कोई भी हम हॉस्पिटल में देखते हैं, कोई सांस वाला वो लगाते हैं ऐसा कुछ नाक पे, और फिर एक ऐसा एनालॉग कंप्यूटर पे ऐसी आती है ना वो रीडिंग आती है, तो वो सतत रूप से चलती रहती है ना, तो वही है अपने एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है ना। उस पर वो एनालॉग कंप्यूटर लगे होते हैं जिसमें आपके एक ही रूप से लगातार संकेत है वो बताते रहते हैं, तो ये भी दूसरा कथन भी सत्य है। ये कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट के रूप में उपलब्ध डाटा पर ही कार्य करते हैं, ये कथन आपके गलत है भाई, ठीक है ना। बाइनरी डिजिट पर है वो कार्य नहीं करते हैं, बाइनरी डिजिट पर कार्य करते हैं तो वो होते हैं अपने डिजिटल कंप्यूटर, न कि एनालॉग कंप्यूटर, तो तीसरा कथन हो गया आपके गलत। आपको पूछा है सत्य कथन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं और एक कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, आपको विचार करना है कि कौन सा इसमें आपके सत्य है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कथन ए, यदि धनात्मक RH वाले व्यक्ति का रक्त ऋणात्मक RH वाले व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाए तो रक्तग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जिसको रक्त दिया जा रहा है उस व्यक्ति की है वो मृत्यु हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि दोनों का RH फैक्टर है वो विपरीत हो गया, एक का धनात्मक एक का ऋणात्मक, तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण दे रखा है, विपरीत RH का रक्त ग्रहण करने पर रक्तग्राही व्यक्ति में RH कारक के विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है, जो RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर हानिकारक बिलीरुबिन नामक पदार्थ का बहुतायत निर्माण करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही है और आर है वो ए का स्पष्टीकरण भी करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संविधान संशोधन राज्यों की विधानसभा जिसकी संख्या आधे से कम न हो के अनुसमर्थन में से संभव है। तो आधे से कम ना हो उसके अनुसमर्थन से संभव है, तो इसमें आपके रहेगा
कि जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस पढ़ना देखो। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संविधान संशोधन राज्यों की विधानसभाओं जिनकी संख्या आधे से कम ना हो के अनुसमर्थन में या अनुसमर्थन से संभव है, यानी कि आधे से अधिक अगर राज्य की विधानसभा हो मिलकर के वोट करेगी तो भी वो कार्य हो पाएगा। तो इसमें आपके रहता है कौन सा आता देखते हैं। तो राज्य का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहला हो गया इसका सही। फिर इसमें आपको दे रखा है कि 7वीं अनुसूची में से कोई भी प्रावधान करेंगे तो इसमें आपकी संख्या राज्यों की विधानसभाओं जिनकी संख्या आधे से कम ना हो, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपको दे रखा है किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन करना हो तो इसमें आपके आदेश की जरूरत नहीं है, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। बाकी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है तो वो भी आपके इसमें उपरोक्त कथन का बिल्कुल समर्थन करता है, अनुसमर्थन से संभव है, तो ये भी हो गया आपके 4 नंबर। तो 1, 2 और 4, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। और इसके तहत संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में इसकी व्यवस्था की गई, वो भी आपको ध्यान रखना है। भाग 20 के अंदर अनुच्छेद 368 में ये संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची से संबंधित उचित कथन कौन सा है। तो 4वीं अनुसूची के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि उचित कथन है वो कौन सा रहता है 4वीं अनुसूची से संबंधित। तो इसमें आपके जो सही कथन रहेगा वो आ जाएगा कि इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी है वो अंतर्विष्ट की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके अनुसूची नंबर 4 के अंदर इसका उल्लेख किया गया था भाई। और इसके तहत जैसे आप अनुसूची देखी जाए तो पहली अनुसूची में राज्यों का नाम हो जाएगा और दूसरी में आ जाएगा अपने जैसे परिलग्बी जो भत्ते वगैरह है, विशेष अधिकार है, ये सभी प्रावधान दूसरी के अंदर है। तीसरी अनुसूची में देखा जाए तो शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप होता है। चौथी अनुसूची देखा जाए तो इसमें आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हेतु राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है ये आपके 4वीं अनुसूची के अंदर किया गया था। 5वीं अनुसूची देखा जाए तो इसमें आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध आपके 5वीं अनुसूची में किया गया था। और 6ठी अनुसूची देखा जाए तो इसमें आपका जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो विशेष उपबंध किए गए थे वो अपने 6ठी अनुसूची के अंदर किया गया था। और 7वीं अनुसूची आपको दे रखी है, इसमें आ जाएगा आपके संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र के मध्य जो शक्ति का विभाजन है ये अपने 7वीं अनुसूची में आता है। और 8वीं अनुसूची देखा जाए इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं ये अपने 8वीं अनुसूची के अंदर रखी गई है। 9वीं अनुसूची तो विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण देना, तो ये आपकी 9वीं अनुसूची आएगी। 10वीं अनुसूची दल बदल का जो प्रावधान से निरर्ता, यानी कि कोई भी अगर सांसद है वो दल बदल कर रहा है तो 10वीं अनुसूची के तहत उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 11वीं अनुसूची तो पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ जो है वो अपने 11वीं अनुसूची में दिया गया था और इसके अंदर विषय जो है वो 29 रखे गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय और पंचायत की शक्तियों के बारे में दिया गया है। 12वीं अनुसूची तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व विशेष अधिकार दिए गए थे और इसमें विषय रहते हैं आपके 18। तो ये हो गई आपकी सारी अनुसूचियाँ, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक क्लिक करना है बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। और हो सके तो आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि वो भी देख लेंगे एक क्लास से, उनका भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि भी हाँ टेस्ट सीरीज़ के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 223 में अध्यादेश संबंधी उपबंध किए गए थे। तो ये कथन आपके सत्य नहीं है भाई, ये कथन हो गया आपके असत्य, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में अध्यादेश संबंधी प्रावधान किए गए थे, न कि 113 के अंदर। तो इसके जगह आएगा 123 और यहाँ पे आएगा अपने 213 में अध्यादेश संबंधी प्रावधान किए गए थे। और दूसरा दे रखा कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1994 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अध्यादेश जारी करते समय राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की संतुष्टि अथवा शक्ति का दुरुपयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो ये आपके बिल्कुल सही बात है, न्यायिक जो अपने ये शक्ति है इसके अधीन या न्यायिक समीक्षा के अधीन रहती है, तो ये कथन आपके सही है भाई। तो इसमें दूसरा कथन जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, तो केवल और केवल 2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है अनुच्छेद 19(1) का ख में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन के अधिकार के विरुद्ध अनुच्छेद 19(3) में कौन सी सीमाएं युक्त निबंधन आरोपित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 19(3) में कौन कौन सी सीमाएं या फिर जो दे रखी आपको बाधाएं वो कौन कौन सी इसके अंदर उल्लेख किया गया वो आपको निम्न में से चयन
इन चारों में से चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपकी जो रहेगा वो आ जाएगा, एक तो भारत की प्रभुता और अखंडता, और एक आ जाएगा इसमें आपकी लोक व्यवस्था। यानी कि 1 और 4 जो है ये अपने अनुच्छेद 3 के अंदर सीमाएं और युक्त निबंधन के बारे में दिया गया। अगर आप इनका उल्लंघन करोगे तो आप शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आपका रहता है इसमें ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं वाद, सूची 2 में दे रखे हैं आपको विषय, कि कौन से विषय पर कौन सा वाद है हुआ था। इसमें आपको पूछा है कि कौन सा कथन इसका आपके सही रहने वाला है, वो आपको इसमें चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके सबसे पहले आ जाएगा, एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य है। तो एक के गोपालन बनाम जो मद्रास राज्य है इसका वाद रहता है आपके निवारक अवरोध की प्रक्रिया। कौन सी रहेगी भाई? तो निवारक अवरोध की जो प्रक्रिया है ये एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य है, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रहेगा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, और जो गोपालन वाद हुआ था ये अपने 1950 के अंदर हुआ था भाई, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और इसमें आपके दूसरा दे रहेगा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, तो इसमें आ जाएगा आपके स्वतंत्र भाषण पर रोक, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा आपको, और ये भी आपके 1950 के अंदर हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। रोमेश थापड़ वाला जो केस हुआ था ये भी 1950 के अंदर हुआ था, और स्वतंत्र भाषण पर जो रोक है उसके बारे में इन्होंने कहा था। और नेक्स्ट आपको दे रखा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ इसमें आ जाएगा आपके संविधान संशोधन की संसद की जो शक्ति है इसके बारे में आपके ये विषय रहता है इसका, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। और ये शंकरी बनाम जो मद्रास राज्य शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ था इसका हुआ था आपके ये बना हुआ था अपने 1951 के अंदर, ये वाद हुआ था 1951 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सो नेक्स्ट दे रखा है टॉपिक आपको कि चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य, तो चंपकम दोरई बनाम जो मद्रास राज्य था ये भी 1951 का वाद रहता है, और इसमें आपके आ जाएगा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा 3 नंबर। 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, और उपरोक्त में से कौन कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखी है प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति जो है इसमें आपके मतलब आपको पूछा है कि भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले वित्तीय में जाएगा आपकी प्राक्कलन समिति, और आपके लोक लेखा समिति ये भी आपकी वित्तीय समिति रहती है। फिर आ जाएगा आपकी लोक उपक्रम समिति, तो ये भी आपकी रहती है वित्तीय समिति, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों आपके वित्तीय समितियों के अंतर्गत आते हैं भाई। तो इसमें आपको जाएगा 1 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके तहत अगर देखा जाए तो प्राक्कलन समिति जो है ये सिफारिश किसने की थी इसकी, तो सिफारिश करने वाले रहते हैं अपने जॉन मथई समिति, और गठन हुआ था इसका 1950 के अंदर। सदस्य संख्या थी इसकी 30, और कार्यकाल इसका 1 वर्ष तक रहा था, ठीक है ना। और लोक लेखा समिति तो इसकी सिफारिश की थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, गठन इसका 1921 में होता है, ठीक है ना। और ये भी कार्यकाल इसका 1 वर्ष तक रहा था। और लोक उपक्रम समिति जो है इसकी सिफारिश की थी कृष्ण मेनन समिति ने, और इसका गठन 1964 में हुआ था। इसमें सदस्य संख्या थी 22, और इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष ही रहा था भाई। तो ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा कि संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा दे रखा है सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो इसके वेतन और जो सेवा शर्तें होती है ना इसका निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है, इसका निर्धारण करते हैं जो अपनी संसद है, और संसद के द्वारा और भी दूसरी अनुसूची के अनुसार है वो निर्धारण किया जाता है वेतन और सेवा शर्तों का। तो ये कथन हो गया आपने गलत। और इसकी जो नियुक्ति करते हैं ना ये उल्लेख अपने 148 के अंदर है भाई, जो सीएजी का उल्लेख मिलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति इसका वो नियुक्ति करता है, और शपथ है राष्ट्रपति द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति कहता है कि इसको शपथ दिलाओ तो वो इनको शपथ दिला सकते हैं। और वेतन एवं सेवा शर्तें जो है ये संसद द्वारा निर्धारित होती है, और दूसरी अनुसूची के अनुसार भी हम कह सकते हैं, तो ये अपने राष्ट्रपति नहीं करता, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका गलत है। तीसरा दे रखा सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो इसके कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण है ये केंद्र सरकार नहीं करता भाई, इसका जो निर्धारण वगैरह करते हैं ये संसद द्वारा विधि बनाकर है वो किया जाता है, न कि केंद्र सरकार। जो संसद होती है वो विधि बना करके
और जो अपने आर्टिकल 149 के तहत जो भी प्रावधान किए जाते हैं उसके अनुसार इनकी कर्तव्य और शक्तियों का है वो निर्धारण किया जाता है। तो ये भी कथन हो गया असत्य। फिर दे रखा 4 नंबर, सीएजी कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, सीएजी के जो कार्यालय के प्रशासनिक व्यय होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही बात है। आपको पूछा है सत्य कथन, तो दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा, नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आपको असत्य कथन कौन से हैं उसका भी चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन आपको इसमें दे रखा है कि इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के माध्यम से 1 जनवरी 2014 को इसका है वो गठन किया गया था, जो कि आपके गलत है भाई। क्योंकि नीति आयोग का जो गठन है ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है ना, न कि 2014 के अंदर। 2015 के अंदर नीति आयोग का गठन होता है, तो ये हो गया आपके गलत कथन। फिर देर का नीति आयोग केंद्र राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों को कार्य नीतिक एवं तकनीकी सलाह प्रदान करने का कार्य करता है। यानी जो नीति आयोग का कार्य होता है कि केंद्र है, राज्यों हैं, अब जो संघ राज्य है उनको कार्य नीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करने का कार्य अपने नीति आयोग का रहता है, जो कि आपके इसमें बिल्कुल सही रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा दे रखा, राजीव कुमार नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार नहीं थे भाई। प्रथम उपाध्यक्ष रहते हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि 2015 से लेकर अगस्त 2017 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजीव कुमार जो है ये दूसरे उपाध्यक्ष थे, जो कि सितंबर 2017 से लेकर अप्रैल 2022 तक इनका कार्यकाल रहता है। और वर्तमान में कौन है? तो इसमें आपके रहेगा सुमन के बेरी, जो है ये वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष है और मई 2022 से लेकर अभी वर्तमान तक इनका कार्यकाल चल रहा है भाई। और तीसरा दे रखा, चौथा दे रखा आपको, तो ये नीति आयोग के प्रथम नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके गलत। फिर दे रखा, गृह मंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये गृह मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये भी कथन हो गया आपके गलत। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के जो सीईओ है वो भी वर्तमान में डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम है भाई। कौन है? तो डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम जो है वो वर्तमान में सीईओ है अपने नीति आयोग के, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हो जाएगा आपके पहला, तीसरा, चौथा कथन गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपको हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें सत्य कथन कौन से हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके सत्य कथनों में आ जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन राज्यपाल द्वारा सूचना और सुगम केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये राज्यपाल के द्वारा इनकी सूचना और सुगम केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये आपके इसमें राज्यपाल के द्वारा भी नहीं रहता है, तो ये पहला कथन हो जाएगा आपके इसमें गलत, ठीक है ना, पहला हो गया गलत। दूसरा दे रखा, इस अधिनियम के तहत जन शिकायत या परिवाद पर 15 दिवस में सुनवाई अनिवार्यता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर लोक सूचना अधिकारी 15 दिवस के अंदर इसकी सुनवाई करनी जरूरी हो जाती है भाई, प्रथम स्तर के अंदर। और दूसरा स्तर में देखा जाए तो अपने 30 दिन के अंदर है वो अपील कर सकता है, और इस अपील के पश्चात 21 दिन में इसका निस्तारण आवश्यक रूप से होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके बिल्कुल सही है, 15 दिवस के अंदर इसकी सुनवाई अनिवार्यता होगी। और 3 नंबर दे रखा है, इसमें आवेदन पत्र और अपीलीय ज्ञापन पर 10 रुपये के शुल्क का प्रावधान भी रखा गया है। तो इस पर आपके 10 रुपये का जो शुल्क रखा गया था ये गलत है भाई। इसमें 10 रुपये का शुल्क ऐसा नहीं रखा था, इसमें आपके दंड का प्रावधान रखा था। 500 से लेकर 5000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है, ठीक है ना। जो लोक सुनवाई अधिकारी होता है वो नियत समय अगर सीमा में अगर आपको सुनवाई अवसर प्रदान नहीं करता है या विफल हो जाता है तो आपको 500 से लेकर 5000 रुपये तक का अर्थदंड है वो लगाया जा सकता है। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, दूसरा, पहला और तीसरा कथन है वो गलत है, दूसरा कथन है वो सत्य है। तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि प्रारंभ में 15 विभागों की 108 सेवाएं जो है वो इसके तहत शामिल की गई थी, जो कि आपके बिल्कुल सही कथन है भाई। तो पहला कथन आ गया आपके सही। दूसरा दे रखा है, सरकार द्वारा सेवा न प्रदान करने अथवा विलंब करने पर उत्तरदायी अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही है। नियत समय सीमा की गणना में अवकाशों को शामिल किया गया है, तो इसमें अवकाश को है वो शामिल नहीं किया गया था, यह कथन आपकी गलत है। इसमें प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 45 दिनों में द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है, तो ये 45 दिन ना होकर के 60 दिन के अंदर है द्वितीय अपील अधिकारी के पास अपील की जा सकती है भाई। तो ये भी कथन होगा आपके असत्य। तो असत्य कथन पूछा है तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकायुक्त के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करके नीचे दिए कथनों में सत्य कोड का आपको चयन भी करना है भाई। पहला कथन दे रखा है, राजस्थान में लोकायुक्त स्थापना की सिफारिश जय नारायण व्यास आयोग द्वारा की गई थी। तो इनके सिफारिश की जो स्थापना की सिफारिश की गई थी वो जय नारायण व्यास आयोग की नहीं की गई थी, इसमें था हरीशचंद्र माथुर आयोग। ठीक है, तो ये कथन हो गया आपकी गलत। राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसकी जो स्थापना है या फिर कह सकते हैं जो नियुक्ति करते हैं लोकायुक्त की, राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये कथन भी आपके भाई इसमें असत्य है भाई, न कि सत्य है। ठीक है ना, तो दूसरा कथन भी हो गया इसमें आपके असत्य। तीसरा इसमें आपको दे रखा है कि लोकायुक्त को देय भत्ते, वेतन भत्ते और पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे। तो जो इनके आपके वेतन भत्ते वगैरह होते हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट या फिर कोई भी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है उनके बराबर इनके भत्ते वगैरह होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री है तो उसके बारे में कोई शिकायत है तो उसका निवारण है वो लोकायुक्त के द्वारा है वो नहीं किया जाएगा। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल इसमें सही है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको कोई सत्य कोड का पूछा है तो तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कोड कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 ईस्वी को जयपुर में हुई थी। तो ये आपके बिल्कुल सही कथन है। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और एसपी सिन्हा समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति? एसपी सिन्हा समिति की सिफारिश पर इसकी है वो आपकी अध्यक्षता सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि आपकी गलत है क्योंकि इसमें एसपी सिन्हा समिति की सिफारिश नहीं थी। इसमें आती है अपने सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 ईस्वी को आरपीसी का कार्यकाल अजमेर स्थापित किया गया था। ठीक है ना, ये अजमेर इस्तेमाल किया गया था, ये अपने सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था, ये ध्यान रखना। ये हो गया गलत। 23 सितंबर 2025 को डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, श्री रवि प्रकाश मेहरड़ा एवं डॉक्टर सुभाष कलवार को आरपीसी का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसमें आपके रहता कि 23 सितंबर जो 2025 है इसमें आरपीसी के सदस्य के रूप में सुशील कुमार बिस्सू को नहीं रखा गया था। इसमें आपके रहता है डॉक्टर अशोक कुमार कलवार थे और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू भी थे इसमें। ठीक है ना, और श्री हेमंत प्रियदर्शी को रखा गया था, न कि श्री रवि प्रकाश मेहरड़ा, इनको ये नहीं थे। तो इसमें आपके एक तो आते हैं सुशील कुमार बिस्सू रहेंगे और एक आ जाएगा अशोक कुमार कलवार रहेगा, एक आ जाएगा आप श्री हेमंत प्रियदर्शी को अनुच्छेद 316(1) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा इनको नियुक्त किया गया था भाई। तो ये भी कथन आपके हो जाएगा गलत। चौथा दे रखा आपको, वर्तमान में आरपीसी की संरचना में अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य है। तो अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य नहीं है भाई, अध्यक्ष सहित कुल है वो 11 सदस्य है, 10+1 का प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपके अध्यक्ष सहित है वो 11 सदस्य और स्थापना के समय इसमें 3 सदस्य थे, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, और 11 के अंदर इसमें प्रावधान करके 8 कर दिए थे, जिसमें आपके 1+8 हो गया था। ठीक है ना, नहीं 1+7 हो गया था, और 25 में इसको 11 कर दिया जिसमें 1+10 हो गया भाई। तो ये कथन भी हो गया आपके सत्य। पूछा है सत्य कथन का तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है और इनमें सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सत्य कथन में आपके इसमें रहेगा, पहला कथन दे रखा है, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल आपके सही है भाई कि इसकी स्थापना है वो राज्य सरकार के द्वारा 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन दे रखा है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। तो इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं है, 4 सदस्यों का प्रावधान है भाई, न कि 3 सदस्य। और तीसरा कथन दे रखा है आपको कि राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को दिया जाता है। तो राज्यपाल को न दे करके स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होती है उसको दिया जाता है भाई। तो ये कथन भी हो गया आपकी गलत दोनों। और राज्य विधानसभा में रखवाई गई राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की अस्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है। तो बिल्कुल सही बात है, कारण बताना अनिवार्य होता है। सत्य कथन पूछा तो 1 और 4 इनका ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर आपको दे रखा है 15 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन कौन से न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश भारत के उच्चतम न्यायालय में पदासीन है। मतलब 15 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन कौन से न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश भारत के उच्चतम न्यायालय में पदासीन है। तो इसमें आपके पदासीन का पूछा है, तो इसमें आ जाएगा एक तो श्री विजय विश्नोई, और एक आ जाएगा श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मशिया, और एक आ जाएगा आपके इसमें श्री संदीप मेहता। ये तीन आपके भारत के उच्च न्यायालय में अभी पदासीन रहते हैं अभी वर्तमान के अंदर। और इसमें देख लेते हैं कि जो श्री मणिक मोहन श्रीवास्तव है, ये राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना। और श्री विजय विश्नोई जो है ये जनवरी 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और अभी वर्तमान में 30 मई 2025 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे और वर्तमान में कार्यरत है। और श्री RM लोढ़ा जो है इसमें आते हैं आपके जनवरी 1994 को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने थे और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मुख्य न्यायाधीश बने हुए उच्च न्यायालय के, पटना उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश है भाई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी वर्तमान 2014 में ये सेवानिवृत्त हो चुके थे। और नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑगस्टीन जॉर्ज मशिया। तो ऑगस्टीन जॉर्ज मशिया जो है ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, राजस्थान उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे और नवंबर 2023 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे और वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है ना। फिर आते हैं श्री संदीप मेहता, तो ये भी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे 2013 के अंदर और 23 के अंदर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। तो आपके आ जाएगा विजय विश्नोई, श्री अगस्टीन जॉर्ज मशिया, श्री संदीप मेहता। तो इसमें आ जाएगा 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर आपको दे रखा है 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं उस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन से हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसमें विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल थे। तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल नहीं थे, इसमें थे श्रीमती सुमित्रा सिंह, जो कि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो ये कथन हो गया आपकी गलत। दूसरा दे रखा इस विधानसभा में सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में EVM का प्रयोग हुआ था। तो इसके तहत उस समय उस विधानसभा में संपूर्ण राज्य में जो है वो EVM का प्रयोग हुआ था। तो ये कथन बिल्कुल आपके सही है। तीसरा दे रखा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल उस समय राजस्थान की राज्यपाल थी। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है। उस समय है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो राजस्थान राज्य की राज्यपाल थी और ये प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और उस समय जो प्रोटेम स्पीकर बने थे 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 के मध्य, तो प्रोटेम स्पीकर थे गंगाराम चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, मुख्यमंत्री थे श्रीमती वसुंधरा राजे जो कि प्रथम महिला थी, और राज्यपाल बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि प्रथम महिला राज्यपाल थी। और मतलब इस समय 12वीं विधानसभा में 3 इंपॉर्टेंट महिलाएं थी, जिसमें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी महिला थी सुमित्रा सिंह, मुख्यमंत्री भी प्रथम महिला थी वसुंधरा राजे सिंधिया, और प्रथम राज्यपाल भी प्रथम महिला थी जो कि अपने श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है ना। तो 12वीं विधानसभा इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर आपको दे रखा है देवनारायण जी से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। तो देवनारायण जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। देवनारायण जी ने भिनाई के ठाकुर से गायें छुड़वाई थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। भिनाई के जो ठाकुर थे उनसे देवनारायण जी ने गायों को छुड़वाया था और गायों की रक्षा की थी, तो ये बिल्कुल सही है। देवनारायण जी ने देवमाली ब्यावर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को प्राण गंवाए थे, बिल्कुल सही। गायों की रक्षा करते हुए देवमाली गांव जो ब्यावर है इसमें भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी ने अपने प्राण है गंवाए थे, तो ये भी आपके सही है। इनके घोड़े का नाम लीलागर था, तो ये कथन भी आपके सही है। इनके घोड़े का नाम भी क्या था, लीलागर था। और 2 सितंबर 1992 को स्वयं देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो स्वयं देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ था भाई, जो देवनारायण जी की फड़ थी इस फड़ पर आपकी 5 रुपये का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन ये कथन आपके हो जाएगा गलत, स्वयं पर नहीं हुआ था, उनकी जो फड़ थी उन फड़ पर चित्रण है वो किया, मतलब फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। और स्वयं पर डाक टिकट जारी हुआ था 2011 के अंदर, और उसमें भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देवनारायण जी की फड़ पर तो डाक टिकट जारी हुआ 1992 के अंदर, और देवनारायण जी पर स्वयं पर डाक टिकट जारी देखते थे तो उसमें रहता है अपने 2011 के अंदर। तो 2092 फड़ पर, 2011 में स्वयं पर, ठीक है ना। तो और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपके असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर दे रखा है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके सत्य कथन का चयन करके बताना है भाई। सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपको दे रखा है सबसे पहला कथन, संत मावजी ने वागड़ क्षेत्र में लसाड़िया आंदोलन चलाया था। तो बिल्कुल सही है, संत मावजी ने वागड़ क्षेत्र में लसाड़िया आंदोलन चलाया था। दूसरा आता है संत चरणदास के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर। तो ये बिल्कुल इनके प्रमुख ग्रंथ रहते हैं। और तीसरा दे रखा निष्कलंक संप्रदाय का अभिवादन शब्द जय महाराज है। जो निष्कलंक संप्रदाय था इसका जो अपने अभिवादन रहता है तो उसका अभिवादन रहता है अपने जय महाराज। तो ये तीनों कथन आपके बिल्कुल एकदम सत्य है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और तीनों कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है, यमुना स्नान, आँख मिचोली, हिंडोली, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव के चित्र राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित है। तो यमुना के स्नान, आँख मिचोली और हिंडोली और जन्माष्टमी, अन्नकूट महोत्सव के चित्र जो है ये सभी नाथ द्वारा शैली के अंदर है वो बनाए गए थे। ठीक है ना, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्र रहते हैं जिसमें आपकी पिछवाइयाँ वगैरह होती है। तो ये सभी भी इसी के अंतर्गत रहती है। और इसका उद्भव है उदयपुर, मेवाड़ और ब्रज शैली के समन्वय से हुआ था। और महाराणा राज सिंह का जो काल था वो इनका उद्भव का काल रहता है। और पिछवा चित्रण भी इसमें प्रसिद्ध रहता है। और इसके अलावा जैसे यमुना स्नान है, आँख मिचोली है, इंडोली है, जन्माष्टमी है, अन्नकूट महोत्सव है, माता यशोदा है, नंद है, बाल गोपाल है, बाल ग्वाल है, गोपियों का चित्रण आदि विशेष रूप से हुआ है भाई। ठीक है ना। और इसके प्रमुख चित्रकार देखा जाए तो इसमें आते हैं नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, देवकृष्ण, रामलिंग, कृष्णलिंग, कमला और इलायची। तो कमला इलायची का नाम आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्योंकि महिला चित्रकार थी कमला और इलायची नाथ द्वारा शैली की। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके किला, जमजमा, नुसरत, कड़क बिजली प्राचीन तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। बिल्कुल सही। हुनहुनकार तोप शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये भी आपके सही है। गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। ये भी कथन सही है। नवलगढ़ बाण जो है नवलगढ़ या नवल बाण तोप जो है ये शाहबाद के किले में स्थित है। ये कथन भी सही है। सत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन है वो बिल्कुल सत्य है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, रसिया, फाग, बिजन, सियाड़ो, पपैया राजस्थान की किस लोक कला के प्रकार हैं। तो ये आपके रहते हैं राजस्थान जो है वो किस लोक कला के रहते हैं। इसमें आ जाएगा लोक संगीत के प्रकार रहते हैं भाई। रसिया गीत है और फाग है, बिजड़ है, सियाड़ो है, पपैया है। ये राजस्थान के लोक संगीत लोक कला के प्रकार रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 37 नंबर कि निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। तो जो पिंगल साहित्य की रचनाएं रहती है इनका आपको मिलान करके बताना है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा सबसे पहले आपको दे रखा है राम गुण सागर। तो राम गुण सागर की रचना रहती है ये आती है आपके प्रताप कंवरी जो है ये इनकी रचना रहती है राम गुण सागर की। तो पहले में 1 हो गया। दूसरा दे रखा अनबे वाणी। तो अनबे वाणी में आ जाएगा आपके रामचरण जी की। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। विनय मल्लिका इसमें आ जाएगा दयाबाई 3 नंबर। अवतार मालिका तो इसमें आ जाएगा आपके नर हरिदास इनकी 4 नंबर। प्रेम संपुट तो सुंदर कंवरी इनकी 5 नंबर। तो इसमें आप आ जाएगा पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5 में 5। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खेतड़ी महल से प्रभावित होकर सवाई प्रताप सिंह ने वर्ष 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। और सेकंड देगा खेतड़ी महल खेतड़ी सिंगाना में स्थित है। और इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें आपके सत्य कथन रहेगा कि खेतड़ी महल को प्रभावित होकर के सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था, जो कि आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन खेतड़ी महल खेतड़ी सिंगाना के अंदर स्थित है ये कथन गलत है भाई, क्योंकि खेतड़ी महल है वो झुंझुनू में स्थित है। इसका निर्माण 1770 ईस्वी के अंदर ठाकुर भोपाल सिंह ने करवाया था। और इसे खेतड़ी का हवा महल या फिर पवन पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है ना। और जो अपने ये जयपुर का हवा महल है इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 के अंदर। इसका वास्तुकार था लालचंद उस्ता। और इसमें 5 मंदिर रहते हैं, पहला शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ठीक है ना। और 1986 के अंदर 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कृष्ण का मुकुट भी कहा था। तो ये भी कथन ध्यान रखना, सत्य कथन पूछा है तो आपके ऑप्शन नंबर 1 केवल पहला कथन आपके सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, 1565 ईस्वी में मुगलों से राम पॉल का युद्ध निम्नलिखित में से किस शासक ने लड़ा था। तो 1565 ईस्वी में मुगलों से जो राम पॉल का युद्ध हुआ था ये लड़ने वाले थे अपने राव चंद्रसेन राठौड़ ने राम पॉल का युद्ध लड़ा था 1565 ईस्वी के अंदर। और
ये अपने इनके पिताजी का नाम रहता है राव मालदेव राठौड़, माता का नाम स्वरूप दे, और इनके उपनाम ध्यान रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, और विस्मृत नायक भी इनको कहा जाता है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है। 40 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मातृत्व भावना को जागृत करता है, बिल्कुल सही। मिलोनोफर उत्प्रेरक हार्मोन त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है, यानी कि जो कुछ होता है ना भाई, कुछ तो है वो काली होती है, कुछ है वो बहुत गोरे होते हैं, तो उनमें एक हार्मोन है वो उत्तरदायी रहता है, वो है अपने मिलोनोफर हार्मोन। ठीक है ना, तो ये कथन भी सही है। ऑक्सीटोसिन परस्पर पीड़क हार्मोन होता है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं बीमारी का नाम और प्रभावित अंग, विषाणु या जीवाणु जनित नाम। तो इसमें आपको बताना है कि सुमेलित है वो कौन कौन से रहते हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से युग्म है वो इसमें सुमेलित है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है हर्पिस। हर्पिस बीमारी है, तो इससे अंग है वो त्वचा प्रभावित होती है, और इसमें विषाणु का नाम, जीवाणु का नाम रहता है आपके हर्पीज। टाइफाइड, तो आंत इसमें प्रभावित होती है, और साल्मोनेला टाइफी, तो ये भी आपके दोनों सुमेलित है। काली खांसी तंत्रिका तंत्र, माइक्रोबैक्टीरियम पर्ट्यूसिस, तो ये भी आपके सुमेलित है। गोनेरिया मूत्र मार्ग, और नाइसेरिया गोनोरियाई, तो ये भी आपके सुमेलित रहता है। क्षय रोग, फेफड़ा प्रभावित होता है इसमें। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये भी इसमें आपके सही है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो इसमें सुमेलित रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऑप्शन 42 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, किसी भी वस्तु का रंग वस्तु द्वारा अवशोषित रंग व परावर्तित रंग का पर निर्भर करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और दूसरा दे रखा है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये दोनों कथन आपके सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। और इस रंगों के अंदर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन बन सकता है कि भी प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्राथमिक रंग होते हैं अपने लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग, जो है ये तीनों प्राथमिक रंग रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर आपको दे रखा है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखी है रचना, सूची 2 में आपको दे रखे हैं रचनाकार। तो सूची 1 में रचना में दे रखी है आपको बाबू जी के छंद। तो बाबू जी के छंद की रचना की थी मेयाचारण ने। बाबू जी के गीत बांकीदास ने, बाबू जी के सोटे रामनाथ ने, और बाबू प्रकाश, तो ये लिखा था आशिया मोड जी ने। बाबू जी रदुआ, ये लिखा था आपके लचराज ने। ठीक है ना भाई, तो इसमें आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तो थोड़ा बाबू जी के बारे में जान लेते हैं। बाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी या 1296 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था। भाई कहीं पर तो 1239 लिखा हुआ है और कहीं पर 1296 भी लिखा हुआ है। और कहाँ पर हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी के अंदर हुआ था। पिता का नाम धनदल जी राठौड़ है, माता का नाम कमला दे है, पत्नी का नाम सुप्यार दे या फिर फुलम दे है, घोड़ी का नाम केसर कालवी है। देवल चारणी की गायों की रक्षार्थ अपनी बहन हुई जिंदराज खींची, जो कि जायल के राजा थे, से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बाबूजी महाराज लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, और इनका चैत्र अमावस्या को मेला भी भरता है। ठीक है ना, तो ये आपके इनके प्रमुख रचना है, तो आपके सामने है, और इनके जो थोड़ा और इनके बारे में था वो बता दिया गया है। ठीक है ना भाई, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखे नृत्य, सूची 2 में दे रखे आपके क्षेत्र। तो इसमें आपके रहेगा सबसे पहले दे रखा है लुम्बर नृत्य। तो लुम्बर नृत्य अपने होता है अभी जालोर साइड के अंदर। कहाँ होता है? तो लुम्बर नृत्य का क्षेत्र रहता है जालोर। चरकुला नृत्य ये हो जाएगा अपने भरतपुर। जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर चरकुला नृत्य किया जाता है। शुक्र नृत्य, तो शुक्र में आ जाएगा अपने मेवाड़ वाला एरिया। पैजन नृत्य इसमें आ जाएगा वागड़ वाला एरिया। और बिंदोरी नृत्य तो ये आ जाएगा अपने झालावाड़ वाला एरिया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें सत्य कथन कौन से हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। पहला कथन दे रखा, अंग्रेजों ने बीकानेर शासक शार्दुल सिंह को टिब्बी क्षेत्र के 41 गांव है वो प्रदान किए थे। तो ये अपने बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह को है वो नहीं दिए थे भाई, और ये दिए थे जो 1857 की क्रांति के अंदर राजा थे जिसका नाम था सरदार सिंह। उन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर के अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। इसके कारण इनसे खुश होकर के अंग्रेज़ों ने इनको है वो टिब्बी क्षेत्र के 41 गाँव है वो भेंट किए थे। तो शार्दुल सिंह ने होकर के सरदार सिंह थे। दूसरा कथन दे रखा, 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक राम सिंह था। तो बिल्कुल सही बात, 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक जो थे वो राम सिंह थे। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है भाई। तो दूसरा कथन यानी कि केवल और केवल, इसमें आपकी दूसरा कथन सत्य है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है कि बिजोलिया के किसानों की भूमि
बिजोलिया के किसानों की भूमि लौटाने की समस्या समाधान के लिए टी विजय राघवाचार्य ने किससे परामर्श लेकर जमीन वापस लौटा दी थी? तो किससे परामर्श लिया था? तो इसमें आ जाएगा आपके मोहन सिंह मेहता और पंडित लक्ष्मीलाल जोशी। इन दोनों से परामर्श लेकर के ज़मीनें जितनी भी थी बिजोलिया किसान आंदोलन की, बिजोलिया किसानों की, जो कि राजा के द्वारा जब्त कर ली गई थी, वो टी विजय राघवाचार्य ने वापस लौटा दी थी। तो इसमें आ जाएगा ए और बी दोनों, मोहन सिंह मेहता और पंडित लक्ष्मीलाल जोशी। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म या कौन से युग्म सुमेलित है वो आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके मदन पराजय। तो मदन पराजय लिखी थी अपने अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा। ठीक है ना। अर्जुन लाल शेट्टी की रहती है अपने मदन पराजय, और पार्श्व यज्ञ और महेंद्र कुमार जो है ये भी अपने अर्जुन लाल शेट्टी जी की रचना रहती है भाई। तो इसमें पहला बिल्कुल आपके सुमेलित है। दूसरा दे रखा मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन हीरालाल शास्त्री की रचना नहीं है भाई। मेवाड़ का वर्तमान शासक है माणिक्यलाल वर्मा की रचना। ठीक है ना। जैसे माणिक्यलाल वर्मा रचना में आते हैं मेवाड़ का वर्तमान शासन और पंचीड़ा गीत, ये दोनों अपने माणिक्यलाल वर्मा जी की रचना रहती है। तो ये हो जाएगा आपके गलत, हीरालाल शास्त्री की रचना गलत है भाई। ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री की रचना में रहती है जैसे प्रत्येक जीवन शास्त्र, परले प्रतीक से नमो नमे और शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, ये रहती है अपने हीरालाल शास्त्री जी की रचनाएं। फिर दे रखा है सर्वोदय की बुनियाद विजय सिंह पथिक। तो सर्वोदय की बुनियाद विजय सिंह पथिक, ये कथन भी आपके गलत है, क्योंकि सर्वोदय की जो बुनियाद है ये हरिभव उपाध्याय की रचना है, और इसके अलावा बापू के आश्रम में ये भी हरिभव उपाध्याय की रचना रहती है। ठीक है ना। और विजय सिंह पथिक की रचना में आती है आपके व्हाट आर द इंडियन स्टेट, प्रहलाद विजय, पथिक प्रमोद, ये इनकी रचना रहती है विजय सिंह पथिक की। तो ये भी हो गया आपकी गलत। फिर आती है बोल भारमली, जो कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना बताई जा रही है, जो कि आपके गलत है। बोल भारमली रचना रहती है सत्य प्रकाश जोशी की, और एक और रचना जिसका कहते हैं बागो भारमली। तो बागो भारमली पूछे तो वो तो आती है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, लेकिन बोल भारमली पूछे तो ये रहती है सत्य प्रकाश जोशी की। ठीक है ना भाई। तो ये भी हो गया आपके असुमेलित। तो इसमें सुमेलित का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1, केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 48 नंबर आपको दे रखा है, जिस आयोजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जिला आयोजना समिति के बारे में जो कथन दे रखे हैं उस पर आपको विचार करना है भाई। तो जिला आयोजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का आपको चयन करके बताना है भाई। तो असत्य कथन पूछा है तो इसमें सबसे पहला कथन आपको दे रखा है, जिला आयोजना समिति का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243(5) के अधीन किया गया था, जो कि आपके गलत है, क्योंकि इसका प्रावधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का क के अंदर अनुच्छेद 243(ZD) के अंदर किया गया था। तो ये हो गया गलत कथन। फिर दे रखा है संविधान के अनुसार इस समिति में कुल 20 सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 20 ना होकर के कुल 25 सदस्य होते हैं। तो ये भी हो गया गलत। इस समिति का अध्यक्ष जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है, ध्यान रखना, न कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं। जो जिला प्रमुख होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। तो ये भी कथन हो गया आपके गलत। ठीक है ना। तो इसमें जैसे 25 सदस्य होता है ना, तो इसका निर्धारण इस प्रकार होता है कि 25 में से 20 तो होंगे निर्वाचित, 3 होंगे पदेन और 2 होंगे मनोनीत। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। तो इसमें तीनों ही कथन आप कह सकते हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में पंचायती राज के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना भी है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, इसमें असत्य कथन का आपको पूछा है। तो सबसे पहले दे रखा है, बीकानेर रियासत में सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में जोधपुर, करौली, सिरोही रियासतों में भी आज़ादी से पूर्व पंचायतों हेतु विधिक या अधिनियमित प्रावधान थे। तो ये भी कथन सही है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का प्रथम चुनाव राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत संपन्न हुआ था। तो ये भी कथन आपके सही है। तो इसमें असत्य कथन तो कोई भी नहीं है अभी, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि तहसीलदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तहसीलदार के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना है, और इसमें से सत्य कथन कौन से हैं उसका आपको चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसका कार्य तहसील क्षेत्र के भू अभिलेखों का निरूपण, सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना होता है, बिल्कुल सही। ये हैसियत प्रमाण पत्र जारी करता है, बिल्कुल ये भी आपके सही रहता है। ये क्या करता है भाई, हैसियत प्रमाण पत्र है वो जारी करता है। ठीक है ना। तीसरा दे रखा है कि यह जन्म मृत्यु का पंजीयन
तथा जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। तो यह कथन भी सही है। यदि मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधी मामले का निस्तारण 7 दिवस में तहसील स्तर पर न संपादित होने पर इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी को की जा सकती है। अगर आप कोई मूल निवास बनवा रहे हो और अगर मान लो 7 दिवस तक आपके तहसील से वो अप्रूव नहीं हुआ है तो आप इस तहसीलदार की शिकायत भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी आपको नियम ध्यान होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके चारों के चारों कथन सत्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 हो गया। 51 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म असंगत है उसका आपको चयन करके बताना है। एक तरफ दे रखे हैं पठार, सामने दे रखी है इनकी अवस्थिति। पठार में सबसे पहले दे रखा है अपलेशियन पठार। तो अपलेशियन पठार इसमें हो जाएगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। और आपको पूछा असंगत युग्म का, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको पहले ध्यान होना चाहिए कि भाई सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, या फिर नहीं है या असंगत है, संगत है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहे हैं भाई, बोलते हैं कि क्वेश्चन के लेवल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ रहा है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को और वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर उसमें से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका आराम से क्वेश्चन अवश्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हड़बड़ी बिल्कुल नहीं रखनी है, आराम से शांति से एग्जाम दे के आना है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अपलेशियन पठार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा लॉरेंशियन पठार। तो लॉरेंशियन पठार आपके कनाडा के अंदर स्थित है, तो ये कथन भी आपके सही है। और हरंदगद विदा पठार जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में दे रखा है, तो इसमें आपके ये कथन हो जाएगा आपके गलत, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित नहीं है भाई। तो ये इसमें हो गया असंगत। और 4 नंबर दे रखा है मस्करीन पठार। तो मस्करीन जो पठार है ये स्थित है अपने सेशल्स या मॉरिसन के जो मध्य स्थित है, ये अपने रहता है मस्करीन का पठार, सेशल्स और मॉरिसन के मध्य, ठीक है ना भाई। और जो ये अपने है ना हरगंद विदा जो पठार है, अभी जो ये संगत नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बताया जा रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होकर के जो पश्चिमी नार्वे है ना वहाँ पर स्थित है, ठीक है। पठार जो उत्तर पश्चिमी नार्वे के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक से घिरा हुआ है, ध्यान रखना, सबसे बड़े ग्लेशियर से घिरा हुआ पठार है जो कि अपने पश्चिमी नार्वे के अंदर स्थित है भाई। तो इसमें ये हो जाएगा आपका असंगत कथन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है उसका आपको चयन करके बताना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कैनो क्रिस्टल नदी को 5 रंगों की नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो कैनो क्रिस्टल जो नदी है इसको 5 रंगों की नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। सयन तिपिक्सा नदी विश्व की सबसे बड़ी तापीय और एकमात्र उबलती हुई नदी है। तो सयन तिपिक्सा नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी तापीय और एकमात्र उबलती हुई नदी है। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है भाई। तीसरा आपको दे रखा है कि डाल्टिकन नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है। तो डाल्टिकन जो नदी है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है, तो ये कथन आपके इसमें हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो डाल्टिकन नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नहीं है, ये अपने रूस के अंदर स्थित है भाई, ठीक है ना। तो ये कथन हो गया आपके गलत। और 4 नंबर दे रखा क्यांतांग नदी जो है चीन की एक ज्वारीय नदी है, तो ये कथन भी आपके सही है। तो गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी केवल और केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है भाई। सूची 1 में दे रखा है आपको पर्वत श्रेणी, सूची 2 में दे रखी है उनकी अवस्थिति, ठीक है ना। सूची 1 में दे रखा मैकेंजी। तो मैकेंजी जो पर्वत श्रेणी है ये स्थित है आपके कनाडा के अंदर। सियरा नेवादा, तो सियरा नेवादा जो आपके पर्वत श्रेणी है ये स्थित है यूएसए के अंदर। अकेसी पर्वत श्रेणी तो ये स्थित है अपने जापान के अंदर। किलिमंजारो, तो किलिमंजारो स्थित है अपने तंजानिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों 1 2 3 4 रहने वाली है, तो ऑप्शन नंबर 1। और अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको प्रॉपर कमेंट करके बताना है ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है भाई। प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों के नाम आपको लिखना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैकेंजी हो गया कनाडा के अंदर, सियरा नेवादा यूएसए के अंदर, अकेसी जापान के अंदर, किलिमंजारो तंजानिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो कौन सा स्थान है जो कि छोटा नागपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें आपके शामिल नहीं रहता है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर टीटगढ़ जो है ये आपके इसमें शामिल नहीं रहता भाई। छोटा नागपुर जो औद्योगिक पठार है इसमें टीटगढ़ आपके इसमें शामिल नहीं आएगा। बाकी छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र जो है वो उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल में फैले औद्योगिक क्षेत्र का अवसर लोहा और इस्पात उद्योग से उल्लेखनीय संकेंद्रण के कारण इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। तो ये टोडगढ़ जो है ये अपने इसका भाग नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसका भी आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा कि असत्य कथन का पूछा है तो पहला कथन दे रखा आपको, इस परियोजना में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त सहायता प्रदान की गई थी। तो इस क्षेत्र के अंदर एशियाई विकास बैंक के द्वारा सहायता प्रदान नहीं की गई थी, यह कथन आपके गलत है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये कथन बिल्कुल सही बात है। और GNHCP परियोजना के पूरा होने की समयावधि थी मई 2026 रखी गई थी। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन पूछा तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 56 नंबर। छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में ये कथन, अच्छा वो अलग क्वेश्चन था, ये रहता है भाई, छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन इसमें आपके असत्य नहीं है। असत्य नहीं है का मतलब क्या देखो भाई, असत्य नहीं है इसका मतलब सत्य है। तो सत्य कथन आपको कौन से है वो आपको चयन करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि ये बघेलखंड पठार के पूर्व में स्थित है और भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी प्रक्षेपण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है, इसका मध्य पश्चिमी भाग पेंट लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार का जो मध्य पश्चिमी भाग है ना, इसको पेंट लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कथन भी सही है। इस पठार के उपभाग हजारीबाग पठार में पारसनाथ पहाड़ियों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका जो पठार के जो उपभाग है हजारीबाग पठार, इसमें पारसनाथ की पहाड़ियों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें यह कथन हो जाएगा आपके सत्य, मतलब सत्य नहीं है भाई। ये कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब असत्य भी नहीं है। तो असत्य हो गया ये। तो ये कथन आपके असत्य है। तो इसमें सही आंसर इसमें रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 1। 1 और 2 जो है ये असत्य नहीं है। तो असत्य नहीं है तो क्या है भाई, सत्य है। ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा 57 नंबर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा इसमें आपके सम्मिलित रहने वाला है। सबसे पहले दे रखा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये रहती है अपने मारवाड़ और मेवाड़ की जो मध्य की पहाड़ियाँ होती है उसे कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये इसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा नाग की पहाड़ियाँ। तो नाग की पहाड़ियाँ आ जाएगी अपने ब्यावर से अजमेर के मध्य जो है, इन्हें हम नाग की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर। नीर की पहाड़ियाँ, तो नीर की पहाड़ियाँ आ जाएगी अजमेर से लेकर जो नसीराबाद के मध्य की पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहते हैं नीर की पहाड़ियाँ। और सेंधरा की पहाड़ियाँ, तो सेंधरा की पहाड़ियाँ में आ जाएगा आपके मध्य अरावली के उत्तरी भाग में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहते हैं अपने सेंधरा की पहाड़ियाँ। तो 4 नंबर, 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है, उत्तरी अरावली की निम्नलिखित चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब है कि छोटे से बड़ी की ओर, यानी कि छोटी जो पहाड़ी है उसको आगे रखना है, फिर बड़े की ओर आगे बढ़ना है आपको। तो आरोही क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करके बताना है भाई। तो इसमें आपके जो आरोही क्रम रहने वाला है ये आ जाएगा, सबसे पहले इसमें रहेगा आपके भोजगढ़। ठीक है ना, सबसे पहले आ जाएगा भोजगढ़ यानी कि 4 नंबर। फिर आ जाएगा अपने भानगढ़ किला, तो इसमें आएगा फिर आएगा 1 नंबर। और उसके बाद आ जाएगा अपने जयगढ़ किला जो कि 2 नंबर। फिर आएगा नाहरगढ़ किला यानी कि 3 नंबर। तो ये इसका रहता है अपने आरोही क्रम। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इनकी ऊंचाई रहती है ना वो इस प्रकार है, देखो भानगढ़ का जो किला है इसकी ऊंचाई रहती है अपने 649 मीटर। और जयगढ़ का जो किला है इसकी आ जाती है 648 मीटर। और नाहरगढ़ का जो किला है इसकी आ जाएगी आपके 599 मीटर। और भोजगढ़ का जो किला है इसमें आ जाएगी आपके 997 मीटर। तो इसमें आपको पूछा था कि उत्तरी अरावली की चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि भाई सबसे छोटी तो पहले आनी चाहिए, फिर बड़े की ओर बढ़ना चाहिए ना, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा और फिर बड़ा। तो इसमें आपके जो सही आंसर रहने वाला है वो इसमें आ जाएगा आपके, सबसे पहले आएगा इसमें नाहरगढ़ आना चाहिए सबसे पहले 3 नंबर। सबसे पहले 3 नंबर नाहरगढ़ आ जाएगा। तो ये कहते हैं इसमें क्वेश्चन गलत रहेगा। देखो सबसे पहले नाहरगढ़ आएगा, उसके बाद रहेगा अपने जयगढ़ क्योंकि 648 है तो आएगा फिर जयगढ़। उसके बाद रहेगा अपने भानगढ़, तो भानगढ़। लास्ट में रहेगा अपने भोजगढ़, तो ये भोजगढ़। तो ये आरोही क्रम में आपके रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, न कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रह जाएगा। ये आपके इसके माप दे रखे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है।
तो सारे की सारी चोटियों के आपको जो इसकी माप है ना वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको सारी की सारी चोटियों की जो चोटियाँ इनकी है ऊंचाई है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और मुख्य मुख्य चोटियों की ऊंचाई हम देख लेते हैं, देखो साथ में। तो सबसे पहले आती है रघुनाथगढ़, सीकर के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। मालखेत की पहाड़ी सीकर के अंदर 1052 मीटर। लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर 1051 मीटर। खो जयपुर के अंदर 920 मीटर। भरोच अलवर के अंदर 792 मीटर। बरवाड़ा जयपुर के अंदर 786 मीटर। बबई झुंझुनू के अंदर 780 मीटर। बिलाली अलवर के अंदर 775 मीटर। और मनोहरपुरा जयपुर के अंदर 747 मीटर। ठीक है ना, तो ये प्रमुख प्रमुख चोटियों का आपको ऊंचाई बता दी है, तो आपको ये याद रख लेना है सारी की सारी, और इसका आंसर होगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 आपको दे रखा है। दक्षिणी पूर्वी पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा दक्षिणी पठार का अक्षांशीय, दक्षिणी पूर्वी पठार का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट से 23 डिग्री 51 मिनट से 27 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य रहता है, जो कि आपकी गलत है भाई। ये कथन हो जाएगा आपके असत्य, क्योंकि इनका जो विस्तार रहता है अक्षांशीय विस्तार, ये अपने रहता है 23-51 से 23-27, न कि 23-51 से 27-51, 23 नहीं, 23 डिग्री 51 मिनट से 23 डिग्री 27 मिनट अपने अक्षांशीय विस्तार रहता है इसका। और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो वो आ जाएगा आपके 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों की विस्तार। तो इसका ये कथन हो गया आपके गलत। फिर दे रखा इस भौतिक प्रदेश में धात्विक खनिज पाए जाते हैं तथा वनस्पति सागवान पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है, इसमें आपके भौतिक प्रदेश में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और जो वनस्पति पाई जाती है वो है सागवान की वनस्पति। तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर 1, केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 60 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कितने युग्म बेमेल है। तो कुछ युग्म दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि कितने युग्म है जो कि आपके बेमेल है, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले दे रखा खारी नदी। तो खारी नदी जो है, खारी नदी आपके इसमें रहती है, तो खारी नदी में आ जाएगा नारायण सागर बांध, जो कि ब्यावर और अजमेर के अंदर स्थित है, तो ये तो आपके सुमेलित है। मानसी नदी, तो मानसी नदी में आ जाएगा आपके अड़वाड़ बांध, जो कि आपको दे रखा भीलवाड़ा के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है, मानसी बांध, अड़वाड़ बांध, भीलवाड़ा या फिर शाहपुरा के अंदर। और ये खारी नदी की सहायक नदी है, वो भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी आपके सही है। डाई नदी, तो डाई नदी आपको दे रखा है, इसमें दे रखा टोरडी सागर टोंक के अंदर, तो ये आपकी गलत है भाई। इसमें डाई नदी टोरडी सागर बांध में नहीं गिरती है, ये लसाड़िया बांध केकड़ी अजमेर के अंदर गिरती है, तो ये हो गया आपके बेमेल। फिर दे रखा सहोदरा नदी, तो सहोदरा नदी इसमें आपको दे रखी है लसाड़िया बांध अजमेर, तो ये भी आपको दे रखी है गलत, क्योंकि सहोदरा नदी रहती है बनास की साइका है, और इसमें रहता है आपके टोरडी सागर बांध टोंक, यानी कि इन दोनों का आपको उल्टा दे रखा था। ठीक है, तो ये भी हो गया सुमेलित। ढूंढ नदी, तो ढूंढ में आ जाएगा आपके इसरता बांध सवाई माधोपुर, जो कि गलत है। मोरेल, इसमें ढूंढ नदी में आपके रहेगा मोरेल की सहायक नदी है, और कानोता बांध रहता है इसमें, कानोता बांध जयपुर का जो बांध है वो अपने ढूंढ नदी पर आएगा, तो ये भी हो गया आपके असुमेलित। फिर आते हैं बनास नदी, तो बनास नदी जो है इस पर कानोता बांध जयपुर नहीं है, क्योंकि कानोता बांध तो अपनी ढूंढ नदी पर है। बनास नदी पर बांध स्थित है एक तो नंदसमंद बांध, जो कि राजसमंद में स्थित है, इसको राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। मातृकुंडिया बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, इसे राजस्थान या फिर मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। बिसलपुर बांध, जो कि टोंक के अंदर स्थित है, और राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बांध बना हुआ है वो है बिसलपुर बांध, जो कि अपने बनास नदी के ऊपर स्थित है। और राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी बनास परियोजना रहती है भाई। तो ये आपके इसमें ये भी सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपके 4 युग्म तो सुमेलित है नहीं, 2 युग्म इसमें आपके सुमेलित है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 4 युग्म जो है वो इसमें बेमेल है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 61 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि असुमेलित या असंगत युग्म नहीं है, वो आपको इसमें बताना है भाई। इसमें आपको सम वायु दाब रेखाएं दे रखी है और सामने उनके जिले दे रखे हैं, और बताना है कि कौन सा इसमें असंगत युग्म नहीं है। तो 997 MB जो कि अपने जैसलमेर और गंगानगर से गुजरती है, तो ये इसमें आपके असंगत युग्म नहीं है भाई। ठीक है ना, और फिर दे रखा है 998 MB जो कि सिरोही और झालावाड़ के अंदर, तो ये आपके सिरोही और झालावाड़ के अंदर नहीं रहने वाली है, ये हो जाएगी इसमें आपके असुमेलित। यानी कि ये जो आपके 998 है ना, ये अपने निकलती है बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है और चूरू है, यहाँ से होते हुए आगे पार हो जाती है। तो असंगत युग्म नहीं है, इसका मतलब संगत है। तो संगत युग्म तो ये आपके एक ही दे रखा है, ये तो हो गया आपके असंगत। और 999 MB तो ये आपके दे रखी है इसमें जयपुर जो जोधपुर और सीकर, तो जोधपुर और सीकर में ये नहीं आएगी भाई। 999 जो है ये अपने जालोर है, पाली है, अजमेर है, टोंक है, यहाँ से होते हुए आगे MP में चली जाती है।
तो ये भी हो गया आपके असंगत युग्म, मतलब है, ये असंगत है। और 1000 MB, तो ये आपने टोंक और जालोर दे रखा है, तो इसमें टोंक और जालोर वाली नहीं रहेगी। 1000 में आएगा आपके सिरोही, डूंगरपुर, सॉरी सिरोही है, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, ऐसे होते हुए ये अपने MP की साइड में चली जाती है। तो ये टोंक और जालोर ये भी हो गया आपके असंगत युग्म। आपको पूछा असंगत युग्म नहीं है, तो पहला युग्म है वो असंगत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1, केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करना है, और इसमें से आपको सुमेलित युग्म की संख्या बतानी है कि कितने युग्म है वो सुमेलित है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दे रखा हंसुआ, यानी कि पवन ऊर्जा परियोजना दे रखी है और सामने उनका जिला दे रखा है। तो पवन ऊर्जा हंसुआ दे रखा है, जो कि अपने जैसलमेर के अंदर स्थित दे रखा है। तो हंसुआ जो पवन ऊर्जा परियोजना है ये अपने जैसलमेर के अंदर है, जो कि बिल्कुल सही है। और मीठड़ी, तो मीठड़ी जो है ये अपने सिक्कर के अंदर दे रखा है, लेकिन ये सिक्कर में नहीं होगा भाई, ये मीठड़ी है जोधपुर और फड़ौदी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया सुमेलित। पोहरा, तो पोहरा जो है ये जैसलमेर में ना, सॉरी जोधपुर में नहीं है भाई, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो पोहरा पवन ऊर्जा परियोजना जो है ये भी अपने जैसलमेर के अंदर स्थित है, तो ये भी हो गया आपका सुमेलित, असुमेलित, सुमेलित। धनोतर, तो धनोतर जो है ये अपने प्रतापगढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पूछा कितने सुमेलित युग्मों की संख्या बताइए, तो 2 युग्म है वो सुमेलित है, इसमें आ जाए केवल और केवल 2 युग्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 आपको दे रखा है, वन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वन रिपोर्ट 2023 के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है, और कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला दे रखा 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में वर्ष 2021 की तुलना में राज्य वनावरण में कमी तथा वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। तो इसमें पूछा आपको असत्य कथन है, तो ये तो आपके बिल्कुल सत्य कथन है, असत्य तो नहीं है। दूसरा दे रखा, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि सिक्कर तथा सर्वाधिक कमी 12 के अंदर हुई है। तो ये कथन भी आपके सही है भाई, इसमें सर्वाधिक वृद्धि तो सिक्कर के अंदर हुई है, और सर्वाधिक कमी देखी जाए तो इसमें आपके सर्वाधिक कमी में रहता है 12 है, प्रतापगढ़ है और अजमेर। तो ये कथन भी आपके सत्य है। इसमें पूछा सत्य है, सॉरी असत्य पूछा, असत्य कोई नहीं है, तो न तो ए और न तो बी, न तो 1 और न तो 2, ठीक है ना। तो इसमें आपको 18वीं वन रिपोर्ट के बारे में देखो कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो 18वीं वन रिपोर्ट 2023 जारी 21 दिसंबर 2024 को होती है। अलवर से लोकसभा सदस्य केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये अपने जारी की गई थी। और राजस्थान में कुल अभिलेखित या प्रशासनिक वन देखा जाए तो 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 9.60% रहता है भाई। इसके अंतर्गत देखा जाए तो आरक्षित वन है इसमें 12,176 वर्ग किलोमीटर, जो कि 37.04%। संरक्षित वन आता है इसमें 18,588 वर्ग किलोमीटर, जो कि रहता है 56.55%। और अवर्गीकृत वन इसमें रहते हैं 2,105 वर्ग किलोमीटर, जो कि रहता है 6.40%, ठीक है ना। और सर्वाधिक वन अगर देखा जाए प्रतिशत में तो उदयपुर के अंदर है, और क्षेत्र में देखा जाए तो भी उदयपुर के अंदर है। न्यूनतम वन देखा जाए प्रतिशत में तो चूरू के अंदर है, और न्यूनतम क्षेत्रफल देखा जाए तो भी अपने चूरू के अंदर है, ठीक है ना। सर्वाधिक वृद्धि सिक्कर, बाड़मेर और अलवर के अंदर। सर्वाधिक कमी 12 प्रतापगढ़ अजमेर के अंदर। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ है तो पाली के अंदर। न्यूनतम झाड़ियाँ कहाँ है तो अपने हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 आपको दे रखा है, सीता माता अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सीता माता अभयारण्य के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है, और असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। असत्य कथन आपको पूछा है तो कौन सा असत्य कथन रहता है उसका आपको चयन करके बताना है। पहला दे रखा, ये अभयारण्य राजस्थान के 4 जिलों में विस्तृत है। तो बिल्कुल सही बात है, राजस्थान के 4 जिलों में विस्तृत है, नहीं 4 जिलों में नहीं है, ये राजस्थान के 3 जिलों के अंदर विस्तृत है। और 3 जिले वो है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर। सलूम्बर नया बना इसलिए तो सलूम्बर आ गया, वरना उदयपुर आ जाता भाई। तो इसमें आपका रहेगा 3 जिलों के अंदर विस्तृत है। तो पहला ही कथन हो गया आपके असत्य। यहाँ पर एंटीलोप प्रजाति चौसिंगा है वो पाया जाता है, तो बिल्कुल इसके अंदर आपके चौसिंगा जो कि एंटीलोप प्रजाति है वो यहाँ पाई जाती है। और हाल ही में यहाँ पर आदि मानव के अवशेष भी प्राप्त हुए थे, और यहाँ पर सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी आपके बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सागवान के वृक्षों के बहुतायत के अंदर पाया जाता है। और इसे चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है। उड़न गिलहरी यहाँ पाई जाती है, और महुआ के वृक्ष भी यहाँ सीता माता अभयारण्य में पाए जाते हैं, और सागवान वन तो पाए जाते हैं। और लवकुश झरने भी यहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जैव विविधता और औषधियाँ भी यहाँ पाई जाती है, और हाल ही में यहाँ पर आदि मानव के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये भी बड़ा ध्यान रखना। और करंट के मुद्दे में आपको ये पूछ भी सकते हैं भाई। तो इसमें आपके असत्य कथन हो जाएगा आपके केवल और केवल 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 आपको दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखी है जलवायु, सूची 2 में दे रखे हैं आपको जिले। इसमें आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा किससे संबंधित रहता है।
सबसे पहला दे रखा अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो कि फर्स्ट सी के अंदर आता है, तो इसमें आ जाएगा बीकानेर पहले में एक। अंत्य जल निकासी क्षेत्र सेकंड ए, तो इसमें आ जाएगा आपके नागौर, तो 2। लूणी बेसिन सेकंड बी, जो कि सिरोही क्षेत्र, यानी कि 3 नंबर। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र यानी कि फोर्थ बी, इसमें आएगा चित्तौड़गढ़, यानी कि 4 नंबर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प की पहचान कीजिए। कौन सा विकल्प असंगत है उसका आपको पहचान करके बताना है भाई। एक तरफ दे रखी है आपको फसल और सामने दे रखा देश का स्थान और उसमें दे रखा योगदान। तो इसमें आपके जो है ये बाजरे के अंदर दे रखा प्रथम स्थान, मतलब असंगत विकल्प की पहचान करनी है आपको। तो बाजरा का दे रखा प्रथम स्थान और इसमें योगदान है आपके 44.66%, जो कि बिल्कुल सही बात है। फिर दे रखा दलहन, दलहन में दे रखा आपके तृतीय स्थान और योगदान दे रखा 13.88%, जो कि बिल्कुल सही बात है। फिर दे रखा तिलहन के अंदर, तिलहन में आ जाएगा अपना देश प्रथम स्थान पे है और 22.78% के साथ रहता है प्रथम स्थान पे, तो ये भी आपके सही सम्मिलित है। फिर दे रखा सरसों व राई, तो सरसों व राई के अंदर तृतीय स्थान दे रखा है, जो कि आपकी गलत है। इसमें रहता है अपना प्रथम स्थान और इसका योगदान रहता है अपने 46.13%, ठीक है ना। 46.13% योगदान हो जाएगा और सरसों और राई के अंदर देश का प्रथम स्थान है भाई, तो ये हो जाएगा आपके असम्मिलित या फिर असंगत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है यदि विकल्पों से असंगत है, कौन से विकल्प अन्य विकल्पों से असंगत है, तो वो आपको इसमें चेंज करके बताना कि कौन से विकल्प अन्य विकल्पों से असंगत रहते हैं। तो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, तो अमरूद उत्कृष्टता जो केंद्र है ये स्थित है अपने देवड़ावास के अंदर, ठीक है ना। देवड़ावास जो टोंक है वहाँ पर अपने अमरूद के उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, जो कि ये बिल्कुल आपके सही है, संगत है। फिर दे रखा है औषधीय मसालों का उत्कृष्टता केंद्र, तो औषधीय मसालों का उत्कृष्टता केंद्र आपको दे रखा है नाता के अंदर, जबकि नाता के अंदर नहीं होकर के ये अपने स्थित है मावली उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके असंगत। सिट्रिस उत्कृष्टता केंद्र जो कि मावली के अंदर दे रखा है, तो सिट्रिस्ट आपके होगा नाता कोटा के अंदर, तो ये उल्टा हो गया दोनों के दोनों, तो ये आपके हो जाएगा सिट्रिक जो उत्कृष्टता केंद्र है ये नाता कोटा के अंदर स्थित है। और 4 नंबर दे रखा पपीता उत्कृष्टता केंद्र, तो पपीता उत्कृष्टता केंद्र आपको बहरावड़ा दौसा के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही। आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी के अंदर स्थित है, तो खेमरी धौलपुर में आपके आम उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, ये भी आपके बिल्कुल सही है भाई। तो पूछा आपको असंगत, तो इसमें आ जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। असत्य विकल्प कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके असत्य विकल्प का पूछा है, तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा सीसा जस्ता, जो कि दे रखा आपको जापोर और तुरंगी सिरोही के अंदर, बिल्कुल सही बात है। जापोर और तुरंगी सिरोही के अंदर सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। सोना खेड़ी मुंडियावास अलवर के अंदर सोना पाया जाता है। मैग्नेसाइड, तो मैग्नेसाइड पाया जाता है डूंगर शरण डूंगरपुर के अंदर, ये भी आपके सही है। कैल्साइड सरय चित्तौड़ी मानोता जयपुर के अंदर, ये आपके इसमें हो जाएगा असंगत या असत्य विकल्प, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आपके गलत रहेगा भाई, क्योंकि जो कैल्साइड वगैरह पाए जाते हैं ना ये इसमें आपके चित्तौड़ी या मोनोता जयपुर के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं भाई, तो ये इसमें आपके गलत रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है, रिक्को द्वारा विकसित थीम पार्कों के उनके स्थानों से सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखे हैं थीम पार्क और सूची 2 में आपको दे रखे हैं स्थान, और इनको आपको सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है अप्रैल पार्क, तो अप्रैल पार्क स्थित है आपके भिवाड़ी खैरल तिजारा के अंदर, तो पहले में 1 नंबर। सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो कि आपको दे रखा है कुकस नहीं, ये आ जाएगा आपने कनकपुरा जयपुर के अंदर, तो इसमें आ जाएगा सॉफ्टवेयर 3 नंबर हो गया। और हार्डवेयर तकनीकी पार्क, तो हार्डवेयर आ जाएगा आपने कुकस जयपुर के अंदर, ठीक है ना, यानी कि इसमें आ जाएगा 2 नंबर। सिरेमिक पार्क आ जाएगा खारा बीकानेर के अंदर, तो 4 नंबर। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके। और रिको के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो तो रिको का फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1969 के अंदर। मुख्यालय इसका जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। वर्ष 1979 में RSIMDC के विभाजन के परिणाम स्वरूप रिको 1 जनवरी 1980 व RSMDC की स्थापना हुई थी। और यह राज्य में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी संस्था है, यानी उद्योगों को अगर कोई वित्त सहायता देनी है तो ये अपने रिको देता है भाई। और ये औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करता है, औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचों का विकास भी ये करता है।
तो ये इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले का अनुसूचित जाति लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक रहता है, वो आपको इसमें से बताना है। तो अनुसूचित जाति लिंगानुपात सर्वाधिक पूछा है तो वो आ जाएगा अपने राजसमंद का, ठीक है ना। यानी कि अनुसूचित जाति लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है भाई? तो राजसमंद के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना अनुसूचित जनजाति राजस्थान में कुल कितना हिस्सा है इनका? तो अनुसूचित जाति का रहता है 17.33%। और इनकी जनसंख्या देखी जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत देखा जाए गंगानगर के अंदर है, न्यूनतम या सर्वाधिक संख्या देखी जाए जयपुर के अंदर स्थित है, न्यूनतम प्रतिशत देखा जाए तो डूंगरपुर में स्थित है, न्यूनतम संख्या देखी जाए अनुसूचित जाति की तो वो है डूंगरपुर के अंदर। लिंगानुपात देखा जाए इनका है 923, वो भी आपको ध्यान रखना है। लिंगानुपात कितना है एससी का? तो 923 है। और सर्वाधिक है राजसमंद के अंदर, न्यूनतम है धौलपुर के अंदर, ठीक है ना भाई। और एसटी का हिस्सा रहता है देखो इसमें, एससी का तो हो गया आपने 17.33 और एसटी का इसमें रहेगा आपके 13.48। तो ये दो आंकड़े आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है। तो एससी हो गया आपने 17.33, एसटी हो गया आपने 13.48%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 आपको दे रखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको इसमें दे रखा है 71 के अंदर कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन वर्ष 2025-26 में 3.23 पर लाख करोड़ हो गया था, जो कि स्थिर कीमतों पर रहता है। और दूसरा दे रखा है कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन वर्ष 2025-26 में 4.41 लाख करोड़ हो गया था, जो कि प्रचलित कीमत पर। तो इसमें आपके जो सत्य कथन पूछा है दोनों ही कथन आपके सत्य है भाई, ठीक है ना। कृषि का योगदान देखा जाए स्थिर कीमत पर तो 2.23 लाख करोड़ और प्रचलित कीमत पर देखा जाए तो अपने 4.41 लाख करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2025-26 अग्रिम अनुमान में योगदान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म सुमेलित है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले दे रखा पशुधन, तो 49.35% बिल्कुल सही। फसल दे रखी है 42.61%, जो कि आपकी बिल्कुल सही है। और वानिकी एवं प्लानिंग इसमें आ जाएगा आपके 7.49%, मत्स्य आ जाएगा आपके 0.54%। तो इसमें आपके सभी इसके सभी युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई, ठीक है ना। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन से हैं उसका आपको चयन करके बताना कि कौन सा कथन इसमें आपके सही रहता है। तो सबसे पहले दे रखा कृषि उपज बाजारों में मजदूरों के जीवन कल्याण हेतु यह योजना 2021 में प्रारंभ की गई थी। तो ये 2021 में प्रारंभ न करके 2015 के अंदर इसको प्रारंभ किया गया था। तो पहला कथन हो गया आपके असत्य। फिर आपको दे रखा है कि इसके अंतर्गत लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों की, जो लाइसेंसधारी महिला श्रमिक है उनका जो प्रसूता अवधि में गर्भावस्था सहायता के रूप में 45 दिन के बराबर मजदूरी राशि प्रदान की जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, 45 दिन प्रति गर्भावस्था के बराबर मजदूरी हो इसमें राशि दी जाती है और इसमें अधिकतम 2 प्रसूता अवधि के लिए लाभ दिया जा सकता है, ठीक है। और प्रसूता के दौरान जो पुरुष श्रमिक है उसको 15 दिन के बराबर मजदूरी राशि दी जाती है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, पुरुष को 15 दिन की और महिला को 45 दिन की। तो ये आपके बिल्कुल सही है भाई। तीसरा दे रखा लाइसेंसधारी महिला श्रमिक के अधिकतम 2 पुत्र या पुत्री की शादी पर 75,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो पुत्र या पुत्री की अधिकतम अगर देखा जाए तो इसमें दे रखा कि 75,000 रुपये की राशि। तो इसमें 2 पुत्र दे रखा है, जो कि पुत्र इसमें नहीं है भाई। अधिकतम 2 पुत्रियां हेतु प्रति विवाह 75,000 रुपये दिए जा सकते हैं, लेकिन पुत्र की शादी के टाइम नहीं दिए जाएंगे। तो ये कथन आपके पुत्र दे दिया इसमें, तो ये हो जाएगा आपके गलत। इसके अंतर्गत गंभीर बीमारी के इलाज हेतु लाइसेंसधारी श्रमिक को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है, इसमें आपके 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और छात्रवृत्ति देखी जाए तो श्रमिकों के बच्चे को 60% या इससे अधिक मिलने पर छात्रवृत्ति भी दी जाती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें 50,000 नहीं होकर के 20,000 होगा भाई, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया गलत। तो इसमें आपको पूछा सत्य कथन कितने हैं, तो सत्य कथन तो केवल और केवल एक है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा आपको वर्ष 2025-26 में फसल क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर 1.88 लाख करोड़ रहा था। और दूसरा आपको दे रखा है कि वर्ष 2025-26 में पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर 2.17 लाख करोड़ रहा था। तो ये भी आपके सही है दोनों। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 में सकल मूल्य उत्पाद में पशुधन उत्पादों में
दूध का प्रतिशत सर्वाधिक रहा था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों कथन आपके सत्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए बी 1, 2 और 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है। भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 से संबंधित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं भू उपयोग सांख्यिकी, सूची 2 में दे रखे हैं प्रतिशत योगदान। तो इसमें आपके सबसे पहले दे रखा है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का जो योगदान रहता है वो इसमें आ जाएगा आपके 53.02%, यानी कि पहले हो गया 1। दूसरा दे रखा गैर कृषि उपयोगी या गैर कृषि उपयोग अंतर्गत भूमि, तो इसमें आ जाएगा आपके 5.96%, यानी कि 2 नंबर। फिर दे रखा कृषि योग्य बंजर भूमि, तो कृषि योग्य बंजर भूमि आ जाएगा आपके 10.11%, यानी कि तीसरा। वानिकी, तो वानिकी में आ जाएगा आपके 8.30, यानी कि 4 नंबर। उत्सर तथा कृषि अयोग्य भूमि, इसमें आ जाएगा 6.85, यानी कि इसमें आ जाएगा 5 नंबर। तो इसका रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें एकदम सही सम्मिलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है। लघु एवं सीमांत वर्दी किसान सम्मान पेंशन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है आपको कि इसके अंतर्गत पात्र किसानों को 1150 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। तो 1150 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं, ये गलत है। इसमें आपके रहेगा 1250 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। तो पहला कथन हो गया आपके असत्य। दूसरा दे रखा है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पुरुष की न्यूनतम आयु 60 वर्ष, महिला की न्यूनतम 58 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें पुरुष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपके 58 वर्ष और महिला की होनी चाहिए इसमें आपके 55 वर्ष, ठीक है ना। तो पुरुष की होनी चाहिए 58 वर्ष और महिला की होनी चाहिए आपके 55 वर्ष, तभी वो पेंशनधारी हो सकते हैं। और 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है भाई। तो इसमें आपको सत्य कथन पूछा है तो सत्य का दोनों ही नहीं है, तो न तो ए और नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है पंजीकृत गौशाला में कर में से बड़े व छोटे अनुपयोगी व रोगग्रस्त मवेशियों के चारे व पानी हेतु प्रति पशु प्रतिदिन 50 से लेकर 50 रुपये व 25 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। गौशाला विकास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 60-40 में होती है। तो इसमें आपके जो सही आंसर होगा वो इसमें रहेगा आपके कि सत्य। आपको पूछा कि सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन केवल और केवल पहला कथन है भाई। तो केवल और केवल एक कथन सत्य, क्योंकि इसमें 60-40 का योगदान नहीं होकर के 90-10 का योगदान रहता है भाई, ठीक है। केंद्र सरकार और जो जन सहभागिता केंद्र सरकार इसमें भागीदार होती भी नहीं है भाई। राज्य सरकार और जो जन सहभागिता है ना, इन दोनों योगदान रहता है 90-10 का प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार आपको 90% खर्चा देगी और 10% जो खर्चा है वो आप जन सहभागिता से इकट्ठा कर सकते हैं। तो 90-10 का प्रावधान रहेगा राज्य सरकार और जन सहभागिता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन से हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई, ठीक है ना, कि कितने कथन सत्य है। पहला दे रखा आपको कि पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 200 प्रकार की निःशुल्क दवाई प्रदान की जा रही है। तो 200 प्रकार की निःशुल्क दवाई प्रदान की जा रही है, जो कि बिल्कुल आपके सही है। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में दुग्ध उत्पादक को 2.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें आंशिक विकलांगता अगर देखा जाए, इसमें दे रखा पूर्ण विकलांगता, तो पूर्ण विकलांगता अगर हो जाए उस समय दी जाती है आपके 5 लाख रुपये, न कि 2.5 लाख रुपये, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके इसमें असुमेलित या फिर कह सकते हैं असंगत या असत्य। फिर दे रखा आपको मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान सहायता दी जाती है। तो 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान राशि भी दी जाती है, ये कथन भी आपकी सही है, जो कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दी जा रही है भाई। तो इसमें आपके सत्य कथन होता है 1 और 3, यानी कि केवल 2 कथन है वो सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है। कृषक उपहार योजना के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा इस योजना के अंतर्गत ई नाम पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज विक्रय करने वाले व्यक्तिगत उत्पादक किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। कृषक को ई नाम पोर्टल के माध्यम से 10,000 के मूल्य की उपज बिक्री करने पर एक कूपन है वो जारी किया जाता है। तो 10,000 की अगर बिक्री करते हैं तो इसमें आपको एक कूपन भी दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ये योजना केवल ई नाम पोर्टल के माध्यम से ही संचालित होती है, तो ये भी कथन आपके सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। कथन एवं कारण से संबंधित है आपके 80 नंबर क्वेश्चन। कथन दे रखा है कि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में बड़े आकार वर्गों की जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज हुई थी। कितनी कमी दर्ज हुई है भाई? तो 11.14% की कमी दर्ज हुई थी, ऐसा इसके द्वारा कहा गया था।
और कारण इसमें आता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि विखंडन में वृद्धि होती है। तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही भी है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया रखा, एशिया पावर इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण नवंबर 2025 में जारी किया गया था। यानी कि एशिया पावर इंडेक्स का जो 25 में जो 7वां संस्करण था वो नवंबर 2025 में जारी किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा दिया रखा, ये इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया गया है, तो ये कथन भी आपके बिल्कुल इसमें सही है। तीसरा दिया रखा, इसमें अमेरिका, चीन, भारत को क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि इसके अंतर्गत एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था भाई। इसमें आ जाएगा आपके तीसरा भी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथनों का आपको चयन करके बताना है भाई। पहला दे रखा, राजस्थान में सर्वाधिक 5 श्रेणियों में पुरस्कार जीता है। तो 5 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार इसमें नहीं जीता गया था, ये कथन आपके इसमें गलत रहेगा भाई। आपको सत्य कथन का पूछा है, ठीक है ना, तो ये कथन हो गया आपके असत्य है। और दूसरा आपको दे रखा है, इसमें 5 श्रेणियाँ न होकर के 3 श्रेणियों का राजस्थान ने जीता भाई। कितनी श्रेणियाँ? 3 श्रेणियों में थी, जिसमें आता है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि गिनाई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर ने जीता था। बेस्ट डेयरी फार्मर, तो बेस्ट डेयरी फार्मर में जीता हर्षित जूरिया ने, जो कि सिकर के रहने वाले हैं। और एक आता है अपने बेस्ट एआई टेक्नीशियन का पुरस्कार, जो कि विकास कुमार हनुमानगढ़ को मिला था। तो 3 श्रेणी के अंदर इनको पुरस्कार मिला था अपने राजस्थान को, ठीक है ना। तो 5 ने होकर 3 थी, ये हो गया आपके असत्य। फिर देखा, भीलवाड़ा की माया देवी को कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त प्राप्त हुई थी। तो भीलवाड़ा की माया देवी को कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त प्राप्त हुई थी, जो कि राज्य की पर्यावरण अनुकूल डेयरी पहल को दर्शाती है। यानी कि पर्यावरण के अनुकूल डेयरी पहल जो कि अपने माया देवी ने ये करके दिखाया, तो इनको पुरस्कार मिला है भाई। तो दूसरा सत्य है। बेस्ट एआई टेक्नीशियन का पुरस्कार विकास कुमार हनुमानगढ़ को मिला है, तो ये भी आपके सही रहने वाला है। इसमें सत्य कथन पूछा है तो 2 और 3 हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, यमुना परवा यात्रा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरेगी। तो यमुना परवा जो योजना है ये राजस्थान के जयपुर है, अजमेर है, पाली है, जोधपुर है और सिरोही, इन जिलों से होकर के यमुना परवा यात्रा योजना है वो गुजरेगी, जो कि अपने राजस्थान के 5 जिले रहते हैं भाई। जयपुर से शुरू हुई थी और जयपुर से होकर के, और जयपुर से अपने जो मुख्यमंत्री थे भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने 26 नवंबर 2025 को जयपुर के अमर जवान ज्योति से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक सरदार 150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना परवा यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। और ये यात्रा जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर और सिरोही से गुजरेगी, ठीक है। और ये तो है अपने यमुना परवा योजना। अगर आपको पूछ ले गंगा परवा योजना, तो ये राजस्थान के अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से होते हुए सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसद गुजरात पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों ध्यान रखनी है, गंगा परवा योजना और गंगा परवा यात्रा और यमुना परवा यात्रा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, मिस यूनिवर्स 2025 का ताज फातिमा बोस ने जीता था। और दूसरा आपको दे रखा है 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता द पावर ऑफ लव थीम पर आधारित थी, जो कि बिल्कुल सही है दोनों ही। मिस यूनिवर्स का खिताब मैक्सिको ने 4 बार जीता था भाई। तो मैक्सिको ने 4 बार खिताब जीता था, ठीक है ना। और ये फातिमा बोस भी मैक्सिको की रहने वाली है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें अपने भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो वो नाम आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वो रहते हैं अपने मणिका विश्वकर्मा। भारत की ओर से मिस यूनिवर्स 2025 में भाग लेने वाली मणिका विश्वकर्मा, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके तीनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता के संबंधित है, पुरस्कार के विजेता से संबंधित है। तो इसमें आपको विजेताओं के बारे में पूछा और सुमेलित करके आपको बताना है कौन कौन से इसमें आपके विजेता रहते हैं। तो इसमें यह आ जाएगा डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका, यसे दोरजी थोंगजी और LR सेलो, रजनी बसुमतारी, ये चारों ही है जिनको ये पुरस्कार आपके भूपेन हजारिका पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। और किस क्षेत्र में दिया गया था वो देख लेता देखो। तो ये तो 4 लोग हैं, लेकिन भूपेन हजारिका पुरस्कार है 6 लोगों को दिया गया था। और वो कौन कौन थे वो देखो। ये तो थे यसे दारजी थोंगजी, अरुणाचल प्रदेश से रहते हैं और ये लेखक और साहित्यकार थे। और दूसरे आते हैं लेसलम मेमा देवी, जो कि मणिपुर की है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। तीसरी आती है रजनी बसुमतारी, जो कि असम के रहने वाले हैं और फिल्म निर्माता और अभिनेत्री थी। चौथे आते हैं LR सेलो, जो कि मिजोरम के थे, वरिष्ठ पत्रकार और जनसंपर्क के विशेषज्ञ थे। 5वें आते हैं डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका, जो कि असम के रहने वाले हैं, लेखक तथा सांस्कृतिक शोधकर्ता थे। 6ठे नंबर पर आते हैं प्रोफेसर डेविड R. CLE,
तो ये मेघालय के रहने वाले थे, इतिहासकार थे और पूर्व यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हुए थे भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन भी करना है। तो इसमें आपके आ जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, बिल्कुल सही। जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ ली थी, ये भी आपके सही। इनके शपथ ग्रहण समारोह में 5 देशों के सीजे शामिल हुए थे, तो ये कथन भी आपके सही है। और 5 देशों के कौन कौन शामिल हुए थे वो देखो पहले आप। इसमें भूटान के चीफ जस्टिस भी आए थे, केन्या के आए थे, मॉरिशस के आए थे, नेपाल के आए थे और श्रीलंका के चीफ जस्टिस भी शामिल रहे थे भाई, ठीक है ना। और पहली बार है जब 5 देशों के सीजे शामिल हुए थे इसमें। और इसमें शपथ दिलाई थी अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडल में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्य कथन पूछा है तो आपके तीनों ही कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, राजस्थान को अरब सागर से जोड़ने हेतु जालोर में बनने वाली इनलैंड पोर्ट, जो इनलैंड पोर्ट है या वाटरवे है, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोई कथन दे रखे उसके बारे में आपको इस पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन इसमें आपके सत्य रहते हैं भाई। सत्य कथन का पूछा आपको। तो 87 में सबसे पहले आपको दे रखा है कि इस इनलैंड पोर्ट हेतु राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ था, जो कि आपके बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित किया गया था, तो ये भी आपके सही है। यह जमई लूणी रन ऑफ रज कच्छ नदी प्रणाली का हिस्सा है, तो ये कथन भी आपके सही है। तो इसमें आपके रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। और इसको अप्रत्यक्ष रूप से कांडला जो पोर्ट है ना, वहाँ इसको जोड़ने का इसका प्रावधान रखा गया भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, देशव्यापी संतृप्त अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है उसका भी आपको इसमें चयन करना है भाई। असत्य कथन पूछा है तो पहला कथन दे रखा है इसमें, यह अभियान केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा अभियान द्वारा चलाया गया है, तो बिल्कुल सही है। इस अभियान में राजस्थान को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें देश में राजस्थान को जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। और ये अभियान 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 के मध्य चलाया गया था, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था भाई। और इसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया था और राजस्थान को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है। और पूछा आपको असत्य का, तो इसमें हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से कौन से स्थानों को जोड़ता है। तो स्वर्ण नगरी जो एक्सप्रेस है ये निम्नलिखित में से कौन से स्थानों को जोड़ता है, तो इसमें आ जाएगा आपके जैसलमेर और दिल्ली को जोड़ता है। किसको जोड़ता है भाई, जैसलमेर और दिल्ली को आपस में जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है, इसकी थीम रखी गई थी खेल खेल में सीखो, बिल्कुल सही बात है, इसकी थीम थी खेल खेल में सीखो। और ये 13 से लेकर 15 नवंबर 2025 तक राजस्थान के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित किए गए थे, तो ये भी कथन सही है। इसका उद्देश्य बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना था, तो ये भी आपके सही है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इसमें मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है भाई, ठीक है ना। मैं आपको इसका आंसर बताऊँ, क्योंकि अभी अगर आंसर सॉल्व करेंगे तो क्लास और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपको टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन आपको 91 दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में POLISH को 89 लिखा जाता है और CLIP को 72 लिखा जाता है, तब इसी कोड भाषा में CONTROL को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें लिखने का जो प्रावधान होगा वो रहेगा आप 99, ठीक है ना। ये इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं, तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 92 नंबर दे रखा है, एक सुबह रीति पूर्व की ओर चलती है, रीति एक सुबह पूर्व की ओर चलती है, अपने मित्र संजू को एक दिशा में आते हुए देखती है, वह संजू की परछाई को उनके दाहिनी ओर देखती है। तो संजू किस दिशा से आ रही है, तो इसमें संजू आ रही है अपने उत्तर दिशा से। कौन सी दिशा भाई, तो उत्तर दिशा से संजू आ रही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है, दी गई आकृति में त्रिभुज उन छात्रों को दर्शाता है जो कि लंच में डोसा खाना चाहते हैं, आयत उन छात्रों को दर्शाता है जो लंच में सैंडविच खाना चाहते हैं, वृत्त उन छात्रों को दर्शाता है जो लंच में पिज्ज़ा खाना चाहते हैं, वर्ग उन छात्रों को दर्शाता है जो लंच में इडली खाना चाहता है, षटभुज उन छात्रों को दर्शाता है जो लंच में पूरी सब्जी खाना चाहता है। तो इसमें आपको पूछा कितने छात्र लंच में डोसा, मतलब तीनों डोसा, सैंडविच और पिज्ज़ा खाना चाहते हैं। अगर तीनों का आप डायग्राम देखोगे तो तीनों डायग्राम के अंदर जो कॉमन संख्या आ रही है वो आपके इसका आंसर रहने वाली है, जो कि इसमें आ जाएगी आपके 25। कौन सी आएगी भाई, तो इसमें 25 जो है ये आपके तीनों में कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर डी 25 जो है ये तीनों में आ जाएगा, डोसा, सैंडविच और पिज्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है,
कथन, सभी फ़ोन लैपटॉप है, सभी पेन ड्राइव फ़ोन है और सभी पेन ड्राइव पेन है। तो सभी पेन ड्राइव पेन भी है, सभी पेन ड्राइव फ़ोन है, सभी फ़ोन है वो लैपटॉप है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखना आपको। तो इसमें निष्कर्ष आएगा आपके कि सभी पेन फ़ोन है, तो सभी पेन जो है वो फ़ोन है, और सभी लैपटॉप पेन है, सभी लैपटॉप पेन है, ये तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया, और सभी पेन है वो फ़ोन है, सभी पेन ड्राइव है वो फ़ोन है, न कि पेन, ये ध्यान रखना भाई। तो ये भी गलत, ये भी गलत, और सभी पेन ड्राइव लैपटॉप है, तो सभी पेन ड्राइव पेन है, तो और सभी फ़ोन लैपटॉप है, तो सभी पेन ड्राइव है वो लैपटॉप है। तो ये इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें रहेगा आपके ए। केवल निष्कर्ष 3 जो है वो ही है आपके अनुसरण करता है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है। निर्देश दे रखा है कि एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय ले कि कथन या प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क है वो प्रबल है। कथन दे रखा है, कथन 2 में कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में गुणन सामग्री का परिचय उचित नहीं है। तो तर्क दे रखा है, कक्षा 2 के बच्चे गणितीय अवधारणा को समझने के लिए बहुत छोटे हैं, छोटे बच्चों पर ऐसी जटिल अवधारणाओं का बोझ डालने से उस विषय के प्रति डर उत्पन्न हो सकता है। तो उस विषय के प्रति डर उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें आपको पूछा है कि सत्य या फिर कौन सा इसमें आपके कह सकते हैं कि प्रबल तर्क है, वो आपको इसमें बताना है भाई। तो इसमें रहेगा आपके प्रबल तर्क के अंदर जाएगा तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही प्रबल है भाई। तर्क ए और तर्क 2 दोनों ही क्या है, प्रबल। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। चीनी के मूल्य पर 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो घटा हुआ मूल्य इसमें आ जाएगा आपके 18 रुपये। कितना आ जाएगा भाई, 18 रुपये प्रति, मतलब इसमें घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है। 1655.90 रुपये को अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले, तो विपिन को मिलने वाली प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना होगा। तो इसमें अमित का जो भाग रहेगा वो आ जाएगा आपके 456.80 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है। पी के बराबर राशि पर ब्याज 88 रुपये है, तो 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यह ब्याज P + X रुपये की राशि पर ब्याज लाभ के समान है, जो कि 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो X का मान ज्ञात करो। तो इसमें जो X का मान आएगा ना वो आ जाएगा आपके 240। कितना आएगा भाई, 240 आपके X का मान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है। निम्नलिखित आंकड़ों 25, 33, 72, 65, 29, 60, 30, 54, 32, 53, 42, 52, 42, 51, 41, 48, 45, 47, 46, 33 की माध्यमिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब होता है भाई जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो तो हो गया बहुलक, और माध्यिका का मतलब हो जाएगा कि पहले इसको आप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो और फिर इसका जो बीच वाला आंकड़ा आएगा ना वो इसकी माध्यिका रहेगा। तो इस आंकड़ों में से अगर माध्यिका और बहुलक का अंतर पूछा आपको तो पहले ये दोनों ज्ञात कर लो, फिर दोनों का अंतर ज्ञात कर लेना। तो इसमें अंतर आएगा आपके 3.5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7,200 साधारण ब्याज उपचयित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो उस राशि का उसी दर से और उसी अवधि के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का इस पर रहने वाला है वो आ जाएगा आपके इसमें 8,098.56 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भाई। तो ये था अभी आपके उत्कर्ष क्लासेज का एसआई का टेस्ट नंबर 17 का पेपर सॉल्यूशन जो किया आपके जीके एंड जीएस का, और इसका हिंदी का पेपर हमने सॉल्व करवा दिया था जो अपने ये पीछे वाला संडे था 15 फरवरी को, उसी का ही पेपर है, ठीक है ना। और अगर पेपर अच्छा लगा हो और सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है भाई, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार ताकि लोग देखेंगे इसको, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।